नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, लोकसभा चुनावों का अब एक ही चरण बाकी है और जो 1 जून को हो जाएगा और इसके बाद चुनाव खत्म हो जाएंगे और 4 जून को मतगणना होगी, यानी रिजल्ट सामने आएगा, यानी 4 तारीख को पता चल जाएगा कि जीत किसको मिली है। लेकिन पिछले 6 चरणों में बीजेपी का जो हाल हुआ है उसे देखते हुए अब इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की तैयारी करना शुरू कर दिया है और 1 जून को ही जब 7वें चरण की वोटिंग चल रही होगी तभी इंडिया गठबंधन के सारे दल दिल्ली में फिर से मिलने वाले हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 1 जून को इंडिया गठबंधन के तमाम दल, तमाम नेता जो हैं वो दिल्ली में बैठक करने वाले हैं और एक बड़ी बैठक यहां होने जा रही है। इस बैठक का आधिकारिक एजेंडा अभी सामने नहीं आया है, लेकिन अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि इस बैठक में इंडिया के दल 4 जून को सरकार बनाने की तैयारी करने वाले हैं। दरअसल 6 चरणों की वोटिंग के बाद अब इंडिया की बड़ी जीत के साथ ही अनुमान लगाया जा रहा है कि उसे 350 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। जैसा आप जान रहे हैं कि कांग्रेस तो पहले ही बीजेपी को दक्षिण में साफ और उत्तर भारत में हाफ बता रही है और अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हाफते हाफते इस हाफ को हासिल कर पाएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पंजाब, हर जगह बीजेपी के लिए इस बार टिक कर रह पाना या टिक पाना मुश्किल हो रहा है। अखिलेश यादव तो पहले ही बीजेपी को 140 सीटों पर समेट चुके हैं। अब तेजस्वी यादव भी खटाखट विदाई और सफा चट होने की बात बीजेपी के लिए करने लगे हैं। तो वही राहुल गांधी ने भी आज बड़ा बयान दिया है जिसमें इंडिया की सरकार बनने के दावे दिख रहे हैं। आइए जरा सुन लेते हैं सबसे पहले राहुल गांधी को, क्या कुछ कह रहे हैं। लिख कर रख लो, जा रही है मोदी सरकार, कह रहे हैं राहुल गांधी। नहीं आने वाले हैं नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री 4 तारीख को नहीं बनने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आखिर क्यों ऐसा कह रहे हैं, ये सारी बातें हम यहां पर समझेंगे। सुनिए पहले राहुल गांधी को। भाई और बहनों, तूफान आ रहा है उत्तर प्रदेश में और बिहार में। इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। ये तो सुन रहे थे आप, कह रहे हैं लिख कर रख लो, 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं। आप जानते हैं दोस्तों कि राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि लिख कर ले लो, मोदी सरकार अब जा रही है। और यही आज हमारे प्रोग्राम का शीर्षक भी है, टाइटल भी है, हेडिंग भी है कि लिख कर ले लो, जा रही है मोदी सरकार। क्योंकि जनता ने 6 चरणों में लिख दिया है कि अब वो कैसी सरकार देश में चाहती है। मोदी की हार की भविष्यवाणियां राहुल ही नहीं बल्कि बाकी तमाम जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भी अब करने लगे हैं और साथ में मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल भी उठा रहे हैं। राहुल का बयान आपने सुना ही, अब जरा प्रियंका गांधी को सुन लीजिए कि क्या कुछ कह रही हैं प्रियंका गांधी। सुनिए जरा। मोदी जी यहां आते हैं, मानिए कि पर्यटक की तरह भ्रमण करने आ रहे हैं, अपना कैमरा निकालते हैं और कैमरे से मोदी जी फोटो खींच रहे हैं और मोदी जी की कोई और फोटो खींच के पूरा वायरल कर रहे हैं कि देखिए मोदी जी पहाड़ पे खड़े होकर कैमरे से फोटो खींच रहे हैं। आपको मालूम है उन्होंने अपना पोस्ट डाला कैमरे से फोटो खींचते हुए, पीछे गाना क्या बज रहा था उन्हीं के पोस्ट में, किसने सुना? चंबा कितनी दूर। बिल्कुल सही गाना था, क्योंकि मोदी जी कट गए हैं पूरी जनता से और चंबा की जनता से तो पूरी तरह से कटे हुए हैं। उन्हें आपके संघर्षों के बारे में कुछ नहीं मालूम। आप कैसे जीते हैं, कैसे महंगाई का सामना करते हैं, कैसे बेरोजगारी का सामना करते हैं, उन्हें कुछ नहीं मालूम। आपके क्या हुनर है उन्हें यह भी नहीं मालूम। और आज जो परिस्थितियां उन्होंने देश में बनाई हैं तो भाइयों और बहनों कोई बताएगा भी नहीं उन्हें। सब डरते हैं, उनके अधिकारी उनसे, उनके साथी डरते हैं, उनके मंत्री डरते हैं। जनता के बीच तो वो आते ही नहीं, कभी किसी किसान से नहीं पूछते कि आपकी क्या हालात हैं, कैसे जी रहे हो। कभी आकर किसी आपदा में भी एक बार पूछते नहीं हैं। यहाँ कितनी बड़ी आपदा हुई, मोदी जी कहते हैं कि ये उनका परिवार है, हिमाचल उनका दूसरा घर है। आए क्या आपदा के समय? एक बार आपको मुंह नहीं दिखाया। आपदा के समय आने की बात छोड़िए,
एक पैसा राशि, एक पैसा नहीं भेजा। तो सुन रहे थे आप यहां प्रियंका गांधी हो या राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ साथ अब तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव भी इन सबके साथ सुर में सुर मिला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, आइए जरा वो भी सुन लेते हैं। तेजस्वी यादव की बातों से भी क्यों लग रहा है कि कह रहे हैं ये भी कि लिख कर रख लो, जा रही है मोदी सरकार। सुनिए तेजस्वी यादव को। राहुल गांधी जी को जेल में डालने की बात करते, इनका साबित हो गया कि ईडी सीबीआई जो है इनके पॉकेट में है। मोदी जी तय करते हैं कि कौन जेल जाएगा, कितने दिन तक जाएगा। लेकिन हम लोग खाटी बिहारी हैं। जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का लड़का भी डराएगा नहीं, लड़ेंगे। और हमारे तो भगवान श्री कृष्ण का ही जन्म जेल में हुआ था, हम लोग डरेंगे नहीं। मोदी जी आप विदाई का तैयारी करो, 4 जून को इंडिया की सरकार बनने जा रही है। अरे बन रही है कि नहीं बन रही इंडिया? तो तेजस्वी यादव का आप सुन रहे थे, मोदी जी आप विदाई की तैयारी करो, इंडिया की सरकार बनने जा रही है, और ये कह रहे हैं यहां तेजस्वी यादव। तो सुना आपने, एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव, और इसी ढंग से अखिलेश यादव, तमाम नेता अपनी अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को एक बार और दूसरा उनका बयान सुनते हैं, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं 4 जून को विदाई, वो भी कह रहे हैं कि विदाई तय है, प्रधानमंत्री जा रहे हैं। जरा सुनिए राहुल गांधी को। अब नरेंद्र मोदी कुछ भी कहें, 4 जून के बाद इंडिया की सरकार आने वाली है। अग्निवीर योजना को फाड़ के हम कूड़ेदान में फेंकने जा रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की योजना है। आर्मी इस योजना को नहीं चाहती है, ये ऊपर से थोपी गई है। और हमारा पहला काम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंकने का होगा। हम 2 तरीके के शहीद नहीं चाहते हैं। तो यहां सुन रहे हैं आप, 4 तारीख के बाद यह सरकार नहीं आ रही है और हम अग्निवीर योजना को फाड़कर कूड़ेदान में डालने वाले हैं। 2 तरह के शहीद हम नहीं चाहते हैं इस देश में। तो एक तरफ आप सुन रहे हैं प्रियंका गांधी, फिर राहुल गांधी, फिर तेजस्वी यादव। जरा अखिलेश यादव को भी सुनिए, इसी मसले पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए जरा। इस सरकार ने जहां नौकरी नहीं दी, रोजगार नहीं दिया, वहीं हमारा नौजवान जो पक्की नौकरी कर करके वर्दी पहनना चाहता था, उसकी भी इन्होंने नौकरी छीन ली और आधी अधूरी नौकरी दे दी। ये अग्निवीर वाली जो आधी अधूरी नौकरी है, ये ऐसी नौकरी है, अगर हमारा नौजवान शहीद भी हो जाएगा तो उसको सम्मान नहीं मिलेगा। अगर वो नौकरी करके वापस आएगा तो उसको सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी जो सुविधाएं मिलती थी। इसलिए अपने नौजवानों को हम भरोसा दिला के जा रहे हैं कि ये आधी अधूरी नौकरी जो अग्निवीर की है, हम समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग कभी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जब भी सरकार बनेगी 4 जून के बाद, इस अग्निवीर व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे और अपने नौजवानों को पक्की नौकरी और पक्की वर्दी पहन करके उनके भाग्य को बनाने का काम करेंगे। तो सुन रहे थे आप, यहां सीधा सीधा एक तरफ अग्निवीर को लेकर और 4 जून को सरकार जा रही है, ये बात कह रहे हैं उधर राहुल गांधी, तो इधर अखिलेश यादव भी यही बात कह रहे हैं। तो सबके सुर एक साथ मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर आज अरविंद केजरीवाल उधर पंजाब में थे और कल उसी पंजाब में अमित शाह थे। अमित शाह ने कहा कि यहां की सरकार की विदाई हो रही है, यानी कि जो भगवंत मान की सरकार है उसकी विदाई हम कर रहे हैं। लेकिन आज सीधा प्रहार करते हुए अरविंद केजरीवाल और कह रहे हैं कि अमित शाह पंजाब की सरकार को गिराने की धमकी दे रहे हैं। सुनिए जरा। कल अमित शाह जी आए थे, लुधियाना आए थे, शायद लुधियाना आए थे। आपने सुना उनका स्टेटमेंट? किस किस ने वो वीडियो देखा अमित शाह जी का कल वीडियो? अमित शाह जी धमकी दे के गए हैं। पहले तो पंजाबियों को खूब गालियां दी उन्होंने, देखना उनका पूरा जो भाषण दे के गए हैं, खुल के गालियां दी उन्होंने पंजाब के लोगों को। और फिर धमकी दे के गए हैं 4 जून के बाद पंजाब की सरकार गिरा देंगे, 4 जून के बाद भगवंत मान मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। कैसे? 92 सीट है यार, कैसे गिरा दोगे? तानाशाही मचा रखी है।
वो खुल के कह रहे हैं कि हम तुम्हारे विधायक तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ लेंगे, हम उनको डरा देंगे, ईडी लगा देंगे, सीबीआई लगा देंगे, पैसे से खरीद लेंगे। देश का गृह मंत्री खुल के कह रहा है, कल वीडियो देखना आप लोग, उसमें कह रहे हैं 4 जून के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे, भगवंत मान उसके बाद मुख्यमंत्री नहीं बचेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूं, पंजाबी दिल के बहुत बड़े होते हैं, प्यार से मांग लेते, आपको 1-2 सीट दे देते। धमकी मत जो अमित शाह जी पंजाब के लोगों को, धमकी मत दो, नहीं तो फिर पंजाबी जब खड़े हो जाते हैं ना, आपका पंजाब में घुसना मुश्किल कर देंगे पंजाब के लोग। याद करो जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन के साथ किया था। किसान आंदोलन, किसान क्या कह रहे थे, हमें दिल्ली जाना है। दिल्ली तो इस देश के लोगों की है, देश की राजधानी है, 140 करोड़ लोगों की है दिल्ली, दिल्ली के पिताजी की थोड़ी है। इन्होंने दिल्ली नहीं जाने दिया किसानों को, कीलें लगा दी सड़क के ऊपर, बुलडोजर लगा दिए, बड़े बड़े बोल्डर लगा दिए सड़क के ऊपर, दिल्ली के अंदर नहीं घुसने दिया। 700 किसान मर गए, उनमें अधिकांश पंजाब के किसान थे। इस बार ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए। इन्होंने आपको दिल्ली नहीं जाने दिया, इनको इस बार दिल्ली के बाहर भगा देना, इनको दिल्ली में अब मत रहने देना इनकी पार्टी को। तो सुन रहे थे आप यहां अरविंद केजरीवाल को, ऐसा बटन दबाना कि इनकी नानी याद आ जाए और इनको दिल्ली न जा पाएंगे, ये कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल। और उधर झारखंड में कल्पना सोरेन बिल्कुल संभाली हुई कुर्सी तो उनके पतिदेव को छोड़नी पड़ी, लेकिन उन्होंने अब कुर्सी के इर्द गिर्द जो अपनी पूरी की पूरी जो सत्ता पर कब्जा करने की जो कोशिश बीजेपी ने की थी, उसको कैसे दूर करते हुए इस कोशिश से अपने आप को मजबूती के साथ कहें तो झंडा गाड़े हुए नजर आती हैं कल्पना सोरेन। और कल्पना सोरेन कह रही हैं कि कुर्सी खाली करो, हम दिल्ली आ रहे हैं। सुन लीजिए इनको भी। तो ये तमाम नेता कह क्या रहे हैं और इनकी बातों में कितना दम है, इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कल्पना सोरेन। अभी आप लोग देख रहे हैं जो चक्रवात आ रहा है, ये यहाँ से पर्यावरण में सिर्फ चक्रवात नहीं आ रहा है, ये भारत देश में इस चुनाव में जो हमारा चुनाव हमारे चल रहा है भारत का, यहाँ जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है, इसका मौसम बदल गया है। ये चुनाव हमारी जनता यहाँ लड़ रही है और ये बीजेपी के बनाम लड़ रही है। और यहाँ पे कितनी भी आ जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, यहाँ रुख बदल जाए, इंडिया गठबंधन दिल्ली पहुंच रहा है, क्योंकि बीजेपी वालों का तब हिलने वाला है। यहाँ झारखंड में 14 की 14 सीटें झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ इंडिया गठबंधन की सीटें आ रही हैं, हमारी इंडिया गठबंधन की सीट आ रही है। और ये मौसम बता दे रहा है कि अब हिंदुस्तान की हवा यहाँ बदल चुकी है और इंडिया गठबंधन आ रहे हैं। तो सुन रहे थे आप, हिंदुस्तान की हवा बदल चुकी है, चक्रवात आया उधर। आपको पता है कि कलकत्ता से कल शाम को एक तूफान टकराया था, लेकिन उस तूफान का असर झारखंड तक जरूर पहुंचा, लेकिन वो पर्यावरण की बात कह रही हैं यहां पर जो तूफान है। लेकिन एक दूसरा तूफान यहां जो चुनाव के समय आया हुआ है, जहां यहां आप देख रहे हैं ये भीड़, इस भीड़ की वजह से, इस जन सैलाब की वजह से जो तूफान आ रहा है, इस तूफान से दिल्ली की कुर्सी हिलने वाली है और सत्ता पर काबिज होने वाला है इंडिया गठबंधन। ये बात यहां कल्पना सोरेन कह रही हैं। तो इस एकजुटता के कारण ही अब बीजेपी सत्ता से बाहर होगी, ऐसा कहा जा रहा है। तमाम विश्लेषक यही बात कह रहे हैं। दरअसल बीजेपी को भी एकता की इस ताकत की, खासकर इंडिया गठबंधन की इस ताकत का अंदाजा नहीं था, इसीलिए उसने इंडिया में सेंधमारी की सारी कोशिशें कर ली, लेकिन उसे कुछ फायदा नहीं हुआ। केवल नीतीश कुमार उनके पाले में आए, बाकी लोग अब भी एक दूसरे के साथ
हाथ थामे हुए हैं और 4 जून को नतीजे आने तक ऐसे ही थामे रहेंगे, यह साफ दिखाई दे रहा है। उसके बाद सरकार बनने पर किस तरह एक साथ आगे बढ़ेंगे, 1 जून को इसी पर चर्चा होगी। और आज न्यूज पॉइंट में भी हम यही चर्चा करेंगे कि क्या 4 जून के पहले ही बीजेपी को विदा करने की तैयारी में जुट गया है विपक्ष? क्या अब इंडिया गठबंधन को नहीं झुका पाएगा बीजेपी का कोई भी दांव? ये तमाम बातें आप तक हम रखने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी हैं और अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा शकील जी, पहले आपके पास आना चाहता हूं, क्या कुछ खबरें हैं? शकील जी, आपसे बेहतर और कौन बताएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक 1 तारीख को दिल्ली में होने की खबर आ रही है और यह भी कहा जा रहा है कि इस बैठक में 4 जून के बाद की रणनीतियों पर चर्चा होगी। 1 जून को उधर वाराणसी में अपनी किस्मत आजमाएंगे नरेंद्र मोदी और 57 सीटों पर उस दिन वोटिंग होगी, लेकिन उसी दिन इधर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक के क्या मायने लगाए जाएं। और राहुल गांधी, चाहे तेजस्वी यादव, चाहे कल्पना सोरेन, चाहे अरविंद केजरीवाल, ये तमाम नेता किस बिना पर, किस दम पर कह रहे हैं कि जा रही है मोदी सरकार? शकील अख्तर जी। देखिए, जनता में जो माहौल है उसका आभास सबको हो रहा है, मोदी जी को भी और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भी। जनता जो है इस चुनाव में मोदी जी के किसी भी मुद्दे से प्रभावित नहीं हो रही है और इसीलिए मोदी जी जो हैं इतने पैनिक रिएक्शन में रोज नई नई बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता या समाजवादी पार्टी के नेता या आरजेडी के नेता, ये सब जो है अब इस बात का मजा लेने लगे हैं। अब जो है वो इन बातों पे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन बातों का मजा ले रहे हैं कि मोदी जी किस तरह से अपना स्तर लगातार कम करते चले जा रहे हैं। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जब बोलते थे तो पूरी दुनिया उसको सुनती थी। मनमोहन सिंह के बारे में यह कहा जाता था। 2007 और 2008 में जब पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी आई, उस वक्त भारत को आर्थिक मंदी से मनमोहन सिंह ने बचाया और पूरी दुनिया ने उनसे इसके बारे में बात की, उनकी सलाहें सुनी और मानी। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो बात करते थे साइंटिफिक टेम्पर की, और केवल बात नहीं करते थे, उस साइंटिफिक टेम्पर को लाने के लिए वो साइंस इंस्टीट्यूट बनाते थे, IIT बनाते थे, एम्स बनाते थे। तो भारत के प्रधानमंत्रियों का एक पूरी दुनिया में एक प्रभाव रहा है, एक असर रहा है। नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति, आज भी जो है विदेश नीति के जो चैप्टर होते हैं या जो इंटरनेशनल स्टडीज होती है उसमें गुटनिरपेक्ष नीति पढ़ाई जाती है और उसके जनक नेहरू को पढ़ाया जाता है जी। और जब दुनिया में बात होती है कि मोनार्की कैसे खत्म हुई, राजशाही जो है कैसे थी, कैसे खत्म हुई, तो उस राजशाही के खत्म होने में, मोनार्की के खत्म होने में यह बताया जाता है कि इसमें आखिरी कील जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ठोकी थी। यहां पे उन्होंने जिस तरह से राजा रानियों के प्रिवी पर्स और प्रिविलेज खत्म किए थे, उससे मोनार्की में, राजशाही में अंतिम कील ठुक गई। लाल बहादुर शास्त्री, जय जवान जय किसान। तो भारत के प्रधानमंत्रियों की आप कहां तक बात करेंगे? राजीव गांधी, नवोदय स्कूल, 1 सदी आगे की सोच, कंप्यूटर क्रांति। और आज मतलब गांव में लोग हंस रहे हैं, वाकई हंस रहे हैं। इतनी सारी बातें उन्होंने कही, बहुत सारी, पर गांव वाले सबसे ज्यादा मजा ले रहे हैं भैंस का। काय भैया, भैंस ले जाए भाई, कैसे ले जाए? तो भैंस जो है, प्रधानमंत्री भैंस के विमर्श तक आ जाए, ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। आज बात हो रही है गरिमा की। गरिमा तो बहुत बड़ा शब्द है, डिग्निटी, ये तो एक सामान्य स्तर से भी नीचे की बात है। तो आज ये जो सारी बातें हो रही हैं, ये क्या बता रही हैं? मुजरा, मतलब आप किस किस शब्दों का जिक्र करेंगे? अभी जो कल प्रियंका गांधी बोल रही थी तो उन्होंने नाम तक नहीं लिया, कहने लगे इतना भटक गए हैं, इतना बहक गए हैं कि मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती। भारत के प्रधानमंत्री का अपमान हो रहा है, हमें लग रहा है हमारा अपमान हो रहा है। प्रियंका गांधी का जिक्र आया तो आज इस चुनाव में
शकील जी, जिन नेताओं एक तारीख को जो बैठक है, ये बैठक क्यों होने जा रही है, जरा ये बताइए। फिर आप जो अपनी बात कर रहे हैं उस बात को भी आगे बढ़ाइए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया गठबंधन 1 तारीख को बैठक करने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कल्पना सोरेन, ये तमाम नेता, अरविंद केजरीवाल अब खुल के बोलने लगे हैं कि लिख कर रख लो 4 जून को ये सरकार जा रही है। किस दम पे और क्या कुछ होने जा रहा है 1 तारीख को? 1 तारीख की बैठक जो है ये कोऑर्डिनेशन के लिए है, क्योंकि चुनाव के दौरान ये सारे नेता मिल नहीं पाए थे। ये लोग आपस में जिस तरह की तय होता है, बात होती है कि कहां क्या स्थिति रही, कैसी रही, चुनाव का संचालन कैसे हुआ और हमें 4 जून को क्या करना है, 4 जून को हमारी स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, 4 जून को नतीजों के बाद हमें कैसे काम करना है, क्या करना है। तो ये सारी की सारी इन चीजों के ऊपर ये बैठक होने वाली है। बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें यही सारी बातें होंगी कि हमें सचेत रहना है और जो काउंटिंग है, काउंटिंग वाले दिन अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा अलर्ट मोड में रखना है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो पाए। अब जो है सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का है कि काउंटिंग के दिन मतगणना केंद्रों में कहीं नतीजों के साथ हेराफेरी न की जाए। जो अभी पिछला चुनाव हुआ था बिहार के अंदर, तो बिहार में तेजस्वी यादव को मतगणना केंद्र में हराया गया था। बाहर से वो जीत के आ रहे थे, लेकिन काउंटिंग के अंदर हर जगह कहीं 100 वोट से, कहीं 200 वोट से, कहीं 500 वोट से, आपको याद होगा रात भर काउंटिंग चली थी जी। ईवीएम में कहते 4 घंटे में खत्म हो जाती है, बार बार रिजल्ट बदले गए और तेजस्वी यादव को पिछला चुनाव जो 2000 में हुआ था विधानसभा चुनाव, उसमें तेजस्वी को हरा दिया गया था 2020 में। इस बारे में 2020 में हरा दिया गया था। तो देखिए इस बार जो है सबसे ज्यादा लोगों को जो शंका है वो चुनाव आयोग के ऊपर ही है। अभी दिल्ली के अंदर चुनाव हुए, देश की राजधानी में चुनाव हुए और देश की राजधानी का दिल जो चांदनी चौक है वहां पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जा रहा था। वहां पे खुद प्रत्याशी जयप्रकाश अग्रवाल, उनके बेटे मुदित अग्रवाल वो खड़े हुए थे, लेकिन 4-4, 5-5 घंटे से लोग लाइन में खड़े हुए थे। गर्मी में कोई व्यवस्था नहीं थी और लाइन को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। तो इस तरह से चुनाव करवाए जा रहे हैं। आप देखिए ये सारी चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 9 तपा शुरू हो गए हैं। 9 तपा का मतलब साल के 9 सबसे गर्म दिन, इनमें चुनाव कराने की क्या जरूरत थी? चुनाव आयोग काहे के लिए है? चुनाव आयोग इसके लिए है कि वो मतदाताओं को सुविधा दे। और स्थिति क्या है? अभी आपको दिल्ली की हम लोधी कॉलोनी की बात बताते हैं। अभी आज ही हम वहीं थे, बहुत सारे लोग आए थे, करीब 650 लोग, उनके नाम वोटर लिस्ट से गायब थे। 650 लोगों के नाम। दिल्ली के अंदर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? आप चुनाव की एक लिस्ट नहीं बना पाए ठीक से। आप बात करते हैं आधार जो है जिसके ऊपर सारा केंद्रित है वो मनमोहन सिंह ने बनाया था। 10 साल हो गए आपको, आप एक वोटर लिस्ट ऐसी नहीं बना पाए जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं हो। जाने हमारे कितने लोग, कितने दोस्त कहते रहे कि हम नाम ढूंढते रहे, नाम नहीं मिल रहा था। क्यों? आज आधार में कोई गड़बड़ी है? कोई नहीं कह सकता। मनमोहन सिंह सरकार ने बनाया। नाम नहीं मिलने की बात आप कह रहे हैं, हमारे साथी प्रशांत टंडन जी का भी नाम नहीं था। हाँ। हम 6-7 लोग यहां बैठे, उनमें से एक प्रशांत टंडन जी का नाम नहीं था। अपना इन्होंने मोबाइल नंबर अपडेट करवाया था और नाम वहां से हटा दिया गया था। ये तो पत्रकार आदमी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो इन्होंने अपना जैसे भी करके और बीएलओ का नंबर लेकर खोज के अपना नाम वहां उसी दिन जुड़वाया, वोट डाले। ये तो आप समझ सकते हैं कि एक आम जो जनता है, वोटर है, उसकी क्या स्थिति रही होगी। और ऐसे में दिल्ली जैसी जगह में अगर ये स्थिति, आप जो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्या किया, चुनाव आयोग जानबूझकर ऐसा करता है। आप जो बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग, जरा आप डिप्लोमेटिक वे में बात कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, लेकिन यहां डिप्लोमेटिक वे को थोड़ा किनारे रखिए। और इसलिए यह कह रहा हूं, सब्यसाची दास की वो रिपोर्ट आपको याद होगी, अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर सब्यसाची दास, जिनको निकाल दिया गया 2019 पर। उन्होंने 2019 के चुनाव पर उन्होंने जो थीसिस लिखी थी, जो रिसर्च किया था, उस रिसर्च में यही तो था। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि वहां से कई लोगों के नाम हटा दिए गए, काट दिए गए। वैसे वोटर्स जो आपके लिए फ्रेंडली नहीं हैं, वो आपको वोट नहीं देते हैं, वैसे वोटर्स के नाम काट दिए गए।
तो यही जो आप कह रहे हैं 650 लोग आए, लोधी कॉलोनी की बात आप बता रहे हैं, अब मतदान हो गया दिल्ली में, खत्म। इसलिए परिस्थितियां बदलती हुई दिखाई देती हैं शकील जी। शकील जी। हाँ ठीक है जी जी। तो हाँ जी, तो हम ये कह रहे थे कि आधार किसने बनाया? मनमोहन सिंह सरकार ने। उससे पहले पैन कार्ड बना, पैन उससे पहले बना था। आज भी पैन में कोई गड़बड़ी नहीं है, एक आदमी के पास एक ही पैन है, एक आदमी के पास एक ही आधार है। तो इसी तरह 10 साल के अंदर आप वोटर लिस्ट ठीक क्यों नहीं कर पाए? क्या प्रॉब्लम थी आपको? आपने 10 साल के अंदर, या चुनाव आयोग ने आज तक करा क्या है? कोई व्यवस्था नहीं है। न चुनाव की डेट फिक्स कर पाए, 2.5 महीने लंबा चुनाव हो गया। मार्च में चुनाव की घोषणा आपने की थी और 1 जून को लास्ट वोटिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट निकलेंगे। और गर्मी की शिद्दत, 1 जून को क्या हालत होने वाली है, आज क्या हालत थी। तो ये सारी जो चीजें हैं चुनाव आयोग की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और 1 जून को जो मीटिंग होगी इंडिया गठबंधन के नेताओं की जो हो रही है, उनमें इन सारी बातों पर विचार होगा कि जो हो गया वो ठीक है। 4 जून को हमें किस तरह अलर्ट रखना है। देखिए होता क्या है कि रिजल्ट चाहे कुछ हो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत रहना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और शायद 2000 के चुनाव की बात है, तो हालत उनकी उस टाइम खराब थी उनकी पार्टी की। तो उनसे जब पूछा, वहां हम वही थे पटना में, कि लालू जी क्या होगा, जीत रहे, लेकिन हालत तो थोड़ी ठीक नहीं लग रही। कुछ नहीं, सब ठीक है। उसके बाद जब काउंटिंग का दिन आया, उस दिन भी वो यही बोल रहे थे कि कोई परवाह नहीं है, जीत रहे हैं। लेकिन उस टाइम तक स्थिति ऐसी लग रही थी कि शायद नीतीश कुमार आ रहे हैं, नीतीश कुमार की जेडीयू आ रही है। वो दिन भी निकल गया। और जब रिजल्ट आया तो लालू जी आप तो ये कह रहे थे कि क्या मैं हौसला तोड़ दूं लोगों का काउंटिंग के पहले? तो क्या मैं वहां जाने वाले पोलिंग एजेंटों का हौसला तोड़ दूं? मैं हिम्मत से आखिरी वक्त तक लड़ता हूं। और वो तेजस्वी ने लड़के बताया अभी 2020 के चुनाव में। तो ये जो मीटिंग होने वाली है, इसमें यही सारी बातें होने वाली है कि किस तरह हम वहां पे काउंटिंग के अंदर अपने पोलिंग एजेंट को, अपने मतगणना एजेंट को ज्यादा से ज्यादा हिम्मत के साथ रख सकते हैं, ताकि एक वोट भी इधर से उधर ना होने पाए। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लड़ाई युद्ध हो चुका है और अब जो सारा फैसला होना है वो काउंटिंग वाले दिन मतगणना केंद्र में होना है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट एक मीटिंग 1 तारीख को होनी है, लेकिन उसके बाद 4 तारीख को रिजल्ट, हालांकि 2 तारीख को भी रिजल्ट आना है। 2 तारीख को जो रिजल्ट आना है वो है 2 राज्यों के रिजल्ट हैं। विधानसभा चुनाव 4 राज्यों के हुए हैं और जिनमें से 2 राज्य सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उसकी काउंटिंग 2 तारीख को है। और इसलिए 2 तारीख को क्योंकि आखिरी दिन है 2 तारीख इन दोनों राज्यों के विधानसभा की, और एनी हाउ फॉर्म करने के लिए 2 तारीख को ही रिजल्ट लेना होगा। पहले 4 को ही इसके रिजल्ट की भी बात थी, तो चुनाव आयोग को यह भी पता नहीं था। पहले 4 को किया, उसके बाद 2 को लेके आए। खैर, लेकिन दूसरी तरफ 2 राज्य और बचते हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश है और ओडिशा है। इन दोनों की भी काउंटिंग होगी 4 तारीख को। तो 2 तारीख से लगातार आप कहें तो 1 तारीख से ही, क्योंकि 1 जून को जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, मतदान खत्म होगा, वैसे ही आपके सामने सारे तमाम अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल आएंगे। हमारे एग्जिट पोल भी आएंगे उस दिन, और उसके बाद फिर 4 जून को हम रिजल्ट आप तक रखेंगे। प्रशांत टंडन जी, जरा जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। 1 जून की बैठक, और यहां से पहले लगातार राहुल गांधी तो लगातार पहले से कह रहे हैं कि लिखकर रख लो, लेकिन अब इंडिया गठबंधन के तमाम दूसरे नेता भी एक सुर में कह रहे हैं कि लिखकर रख लीजिए, 1 तारीख को 4 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। कितना दम दिखता है आपको, जबकि अब 7वां फेज सामने है? राजीव जी, 7वां फेज का जो मतदान है अब ये औपचारिकता है। और दूसरी बात कि वहाँ बीजेपी का ज़्यादा कुछ स्टेक्स में है भी नहीं। पंजाब में 2 सीटें इनके पास थी। 28 साल में पहली बार अकाली दल के बगैर चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा गाजे बाजे के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को ले गए थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह प्रचार में नहीं निकले, उनका स्वास्थ्य खराब है। हरियाणा में प्रचार नहीं कर पा रहे। अगर हरियाणा में 10 में से 2 सीटें बीजेपी को आ जाएंगी तो बड़ी बात मानी जाएगी।
पंजाब में 2 सीटें थी, उनको रिटेन कर लेंगे तो मुश्किल होगा। तो दिल्ली में लेकिन राजीव जी अब इसलिए कि 7वें चरण का मतदान केवल औपचारिकता है, जो नेता स्टार कैंपेनर से वो अपना प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली में तैयारी शुरू हो गई है, बहुत लोगों का आना शुरू हो गया है, बैठकें चालू हो गई हैं, और एक जो बड़ा काम हो रहा है राजीव जी वो ये है कि काउंटिंग के समय गड़बड़ी ना होने पाए, और इस काम को लेकर बहुत ट्रेनिंग दी जा रही है अपोजिशन पार्टी के काउंटिंग एजेंट्स को। यहाँ पे मॉनिटरिंग हो रही है, सिविल सोसाइटी के लोग भी हैं इसमें काम कर रहे हैं। पहली बार इस एक्शन में, इस चुनाव में राजीव जी सिविल सोसाइटी का इन्वॉल्वमेंट है इलेक्शन प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। तो बहुत लेवल पे तैयारियां हो रही हैं। और एक बात मैं और साफ कर दूं राजीव जी, बहुत अफवाहें सोशल मीडिया पे और पत्रकारों के बीच भी ये बात चलती है कि अगर संख्या कम हुई तो यहाँ पे जैसे अमेरिका में ट्रंप ने किया था वैसा यहाँ पे होगा जी, ये आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं। मैं आपको अपने सूत्रों के हवाले से बता दूं कि इसकी पूरी तैयारी है कि ऐसा कुछ नहीं होने पाएगा, और अगर संख्या नहीं होगी तो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से जो है सत्ता का हस्तांतरण होगा। ये बात समझ लीजिए कि तय है लगभग, इसकी तैयारी पूरी हो गई है। बहुत से लोग इस बात को लेकर आशंकित थे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन दे दिएगा 1 महीने का, वो प्रशासनिक मजबूरी है जी कि चुनाव के बीच नया अपॉइंटमेंट नहीं कर सकते। कर सकते थे लेकिन करना नहीं चाहिए, एक कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि सरकार का ट्रांजिशन फेज होगा। उसको लेकर बहुत अफवाहों का बाजार गर्म रहा, तो उसको मैं सूत्रों के हवाले से बिल्कुल रूल आउट करता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सत्ता का हस्तांतरण बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से होगा, और अगर उसमें कुछ कहीं गड़बड़ हुई तो बीजेपी और आरएसएस के लिए मतलब अगले कई वर्षों तक उभरना राजनीति में मुश्किल हो जाएगा। अगर आप जनता के मैंडेट का सम्मान नहीं करेंगे तो ये यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि मुझे बहुत आश्वस्त किया गया तमाम लोगों के द्वारा जो सरकार के अंदर की बातें या ब्यूरोक्रेसी के या स्टेक होल्डर्स के अंदर की बातें जानते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। दूसरी बात, जो सर्वे जिन्होंने नहीं कराए उन्होंने फिगर्स दे दी, जिन्होंने सर्वे कराए वो अपनी दावों से पीछे हट गए। मैं 3 नाम लेना चाहता हूँ, 5 नाम, बल्कि 3 तो 5 नाम। सी वोटर यशवंत देशमुख, एक्सिस माई इंडिया के सीईओ प्रदीप गुप्ता, सीएसडीएस के संजय कुमार, ये सब 400 पार का बाजा बजा रहे थे। अब इनमें से कोई भी ये बात नहीं कह रहा, सब ने अपनी पोजीशन पीछे की है। ये सब वो एजेंसियां हैं राजीव जी, जो सर्वे एजेंसियां हैं जिन्होंने एग्जिट पोल किए होंगे या किए हैं जी, बिल्कुल सर्वे किए हैं। सीएसडीएस ने हिंदू के लिए सर्वे किया था। तो ये सब वो एजेंसियां हैं जो अपने पिछले दावों से पीछे गई हैं। और दूसरी तरफ जिन लोगों ने सर्वे नहीं किए उन्होंने इंडिया गठबंधन की सरकार और एनडीए की सरकार बनाने का दावा कर दिया। प्रशांत किशोर बहुत बड़ी फिगर दे रहे। योगेंद्र यादव जी का जो एक फिगर आई कि घीचतान के एनडीए की सरकार बन जाएगी, मतलब एनडीए को ज्यादा उन्होंने सीटें दी इंडिया गठबंधन से। तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रपति भवन का न्योता भी उनको आएगा और उनके फिगर के हिसाब से। अब जो वस्तु स्थिति है वो ये क्यों पीछे हटे ये 3 जो जिन्होंने सर्वे कराए। इस बार चुनाव राज्य दर राज्य हुआ है, कोई नेशनल वेव नहीं है। तमिलनाडु में इलेक्शन तमिलनाडु के हिसाब से हुआ है, तमिलनाडु के स्टार्स ने उसमें रोल प्ले किया है, स्टार पॉलिटिशियंस ने। तमिलनाडु के मुद्दों पर चुनाव हुआ है। कर्नाटक का चुनाव कर्नाटक के मुद्दों पर हुआ है।
बिहार का चुनाव बिहार के रोजगार और दूसरे मुद्दों, आरक्षण और संविधान के मुद्दों पर हो रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर हुआ है। महाराष्ट्र का चुनाव का सेंट्रल चेहरा, हम लोग वहां जाके आके देख चुके हैं कि सेंट्रल चेहरा उद्धव ठाकरे है। बंगाल में दूसरे मुद्दे हैं। बिल्कुल, इस बार का चुनाव बिल्कुल राज्यवार चुनाव हुआ है, और जब भी राज्यवार चुनाव होता है तब भी हमेशा जो नेशनल वेव है, बीजेपी खासकर, बीजेपी जब भी चुनाव जीतती है राजीव जी, इतिहास में कभी भी वो नेशनल वेव पे ही चुनाव जीती है। और चुनाव के शुरुआत में भी याद कीजिए, मैंने कहा था कि ये चुनाव संघीय ढांचे वाला चुनाव होगा। क्यों संविधान की बात आ रही है? फेडरल चुनाव होगा, और भारत की राजनीति में साइकिल है जी। अति केंद्रीकृत सत्ता और फिर राज्यवार संघीय सत्ता, ये साइकिल चल रहा है। तो इंदिरा गांधी गई, राजीव गांधी आए बहुत प्रचंड बहुमत से, उसके बाद आप देखिए कि क्षेत्रीय दलों की मिलीजुली सरकार बनी। ये साइकिल चलता है, और इस साइकिल में इस बार राज्यों के चुनाव हुए हैं, संघीय ढांचे को का मुद्दा बना है, गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग ढंग से चुनाव हुआ है, हिंदी भाषी क्षेत्रों में अलग ढंग से चुनाव हुआ है, और हिंदी भाषी क्षेत्रों में भी बहुत सरप्राइजिंग रिजल्ट आएंगे। 226 सीटें हैं। इन 226 सीटों में स्ट्राइक रेट बीजेपी का 90% रहता है जी। ये काफी कम होने जा रहा है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जो बात आप कह रहे हैं कि जो लिख के रख लो जा रही है मोदी सरकार, उसके बहुत एविडेंसेस हैं, उसके बड़े। हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम नेता कह रहे हैं जिनका जिक्र आप कर रहे हैं। जी, तो नहीं, वो नेता जिन्होंने सर्वे कराया वो भी यही कह रहे हैं, उनकी बातें भी यही इशारा कर रही है। बिल्कुल, उसमें मुख्य मुद्दा राजीव जी ये है कि बीजेपी हमेशा राष्ट्रीय लहर में चुनाव जीतती है। 2014 का चुनाव देख लीजिए, 2019 का चुनाव देख लीजिए जी। राज्यवार चुनाव होता है तो बीजेपी चुनाव हारती है। इस बार चुनाव राज्यों के मुद्दे पर राज्यवार हुआ है, राष्ट्रीय लहर नहीं है कोई राजीव। बिल्कुल, और ये बात तमाम सेफोलॉजिस्ट कर रहे हैं, और उसमें से भी 3 प्रमुख सी वोटर्स लगातार मोदी जी को जहां मौका मिले वहां जिता दे, बोलने में कोई गुरेज नहीं है। और सी वोटर्स, उसके बाद इंडिया माई एक्सिस माई इंडिया, और प्रदीप गुप्ता लगातार कह रहे थे अभी 400 पार तो लेके जा ही रहे थे, और संजय कुमार जी अपने ही सर्वे को कहीं ना कहीं जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, कह रहे थे ये कि वो गलत हो सकता है। धरातल पे कुछ और है। हिंदू के साथ लोक नीति CSDS का सर्वे, और उस पर एक टेलीविजन चैनल पर अपनी बात रखते हुए उनकी बातों, उनके विचार सुन लीजिए, 5 मिनट तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बात 1 महीना पुरानी है, और अब 2 दिन 3 दिन पुरानी बातों को लेकर आइए तो ये तीनों महानुभाव अब कह रहे हैं कि नहीं, वो तो भूल जाइए, 272 तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये चुनाव, जो प्रशांत टंडन जी कह रहे हैं कि ये चुनाव संघीय ढांचे के हिसाब से, अलग अलग राज्यों के मुद्दों के हिसाब से हुआ है, और यहां पर इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो उनके इंडिया गठबंधन के मजबूत नेता हैं वो लड़ रहे हैं चुनाव। इसलिए यहां पर वो लहर नहीं है जिस लहर पर सवार होकर नरेंद्र मोदी भले 2014 का चुनाव जीत गए हों या 2019 का चुनाव जीत गए हों। इसीलिए यहां राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो या कल्पना सोरेन हो या केजरीवाल या तमाम नेता जितने भी हैं, वो सब कह रहे हैं कि जा रही है मोदी सरकार, और 4 जून को नहीं बनने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आएंगे जरा उत्तर प्रदेश की तरफ, और जब हम 226 सीटों की बात अभी प्रशांत टंडन जी कर रहे थे, और 226 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें ये हिंदी भाषी, हिंदी पट्टी उत्तर भारत की बात है, 226 सीटें, और उसमें 90% 92% का स्ट्राइक रेट रहा है बीजेपी का पिछले 2 चुनावों में। लेकिन क्या इस बार भी वही स्ट्राइक रेट रहने वाला है? क्या 90-92% चुनाव सीटें जीतकर बीजेपी आने वाली है? अगर इनमें से 226 में से 80 सीटों वाले सबसे बड़े देश के सबसे बड़े राज्य की बात की जाए तो वहां क्या कुछ दिखाई देता है? सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझूं, क्या कुछ दिखाई देता है उत्तर प्रदेश? और बहुत कुछ निर्भर करता है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, ये 3 ऐसे राज्य हैं जहां से सरकार बनेगी या सरकार जाएगी। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद राजीव जी।
उत्तर प्रदेश में बदलते हुए राजनीतिक माहौल का अंदाजा आपको 2022 के विधानसभा चुनाव से ही लगना चाहिए। 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की ताकत 41 विधानसभा सीटों से 111 विधानसभा सीटें की हो गई थी, और यह तिगुनी ताकत इस बात का संदेश है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हालात बदले हैं। इसके आगे भी अगर आप आगे चलेंगे तो जब स्थानीय निकायों का चुनाव हो रहा था, उस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, और अगर आप पूरे विपक्ष को ले लीजिए तो उसने भारतीय जनता पार्टी को गंभीर चुनौती दी। नगर निगमों के चुनाव निश्चित रूप से समाजवादी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए, लेकिन नगर पंचायतों के, नगर पालिकाओं के चुनाव बड़े पैमाने पर विपक्ष के खाते में गए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के खाते में गए। उस समय से यह माहौल बदलने लगा है। आप केवल इस आधार पर मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं कि सरकार तो बीजेपी की ही बन गई उत्तर प्रदेश में। सरकार बनने बिगड़ने के नाम पर ही राजनीतिक दलों की स्वीकृति या उनकी लोकप्रियता का मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने न केवल अपना जनमत का आधार बढ़ाया है, बल्कि अपने मौजूदगी के क्षेत्र भी बढ़ाए। उसके अलावा अगर यह कई सीटें ऐसी हैं, करीबन 50 से 80 सीटें ऐसी हैं जहां पे हार जीत का अंतर मामूली रहा, बहुत कम, जो मैंने 500 से लेकर 2000 के बीच में, वो अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो समाजवादी पार्टी ने अपनी राजनीतिक ताकत को मजबूत किया है बीजेपी के खिलाफ। यह जो आप इस तथ्य का भी आप ध्यान रखिए कि 2019 के चुनाव में जब पुलवामा बालाकोट की पृष्ठभूमि में चुनाव हो रहा था, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 18 सीटों पर चुनाव हारी थी जी। उस चुनाव में, जबकि मोदी जी का नाम था और एक राष्ट्रीयता की भावना थी, एक लहर थी। आज कोई लहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वेल टेस्टेड जो फार्मूला है हिंदुत्व का, वो नहीं चल रहा है, और हिंदुत्व का एजेंडा न चलने से जो ध्रुवीकरण की कोशिश होती थी वो अभी सफल नहीं हो पा रही। आज चुनाव हो रहा है पूरी तरह से मुद्दों के आधार पर। यह विपक्ष की सफलता है कि उसने चुनाव के को लेकर के सरकार के खिलाफ मुद्दे खड़े किए, और वह मुद्दे जो उनके जीवन से जुड़े हुए हैं, चाहे वह महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था का सवाल हो, चाहे वो किसानों की स्थिति हो, ये तमाम मुद्दों को उन्होंने उन लोगों के बीच में ले गए हैं और इन मुद्दों के आधार पर अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही एक बड़ा सवाल पैदा हुआ है, वह है संविधान के खतरे में होने का, आरक्षण के समाप्त होने का, लोगों को में बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं पे हमले का। इन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी अभी तक नहीं दे पाई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, खासतौर से प्रधानमंत्री जी, यह बार बार कह रहे हैं आरक्षण के मुद्दे को के असर को कम करने के लिए कि कांग्रेस या विपक्ष या इंडिया दल समूह पिछड़ों और अनुसूचित जाति के आरक्षण को लेकर के छीन करके वह मुसलमानों को देना चाहती है, लेकिन ये चल नहीं पा रहा। इसलिए नहीं चल पा रहा है कि क्या जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो क्या वहाँ मुसलमानों का आरक्षण नहीं है? क्या मुसलमानों का आरक्षण पूरी तरह से खत्म कर दिया गया? यह क्या संभव है कि कोई भी सरकार संविधान से अलग जाकर के जो आरक्षण विपक्ष पिछड़ों को या अनुसूचित जाति के लोगों को मिला हुआ है, अनुसूचित जनजाति को मिला हुआ है, उसे छीन करके धर्म के आधार पर किसी को दे दे? यह लोगों के गले नहीं उतर रहा। लेकिन उस भावना को कम करने के लिए यह कोशिशें की जा रही हैं। तो जो आरक्षण का सवाल है, जो संविधान का सवाल है, जो लोकतंत्र का सवाल है, वह नीचे तक, बहुत अंदर खाने तक इसका असर है और लोगों के बीच विमर्श का सवाल बन गया है। और यही कारण है कि यह चुनाव पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में दो ध्रुवी हो गया। एक तरफ बीजेपी है और दूसरी तरफ बीजेपी के विरोध वाले लोग हैं जी। और जब भी, अगर आप 2014 के चुनाव को भी ध्यान रखिए, जब बीजेपी को सफलता मिली थी, उसमें बड़े पैमाने पर विपक्ष के मतों का बंटवारा हुआ था। विपक्ष इस तरह से आमने सामने नहीं था और विपक्ष के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के समक्ष इस तरह की चुनौती नहीं प्रस्तुत की थी। आज दो ध्रुवी चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी का ध्रुवीकरण का नारा चल नहीं रहा है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत लोगों के बीच के विमर्श में नहीं है। जो अन्य मुद्दे भारतीय जनता पार्टी चलाना चाहती है उसका असर नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष के द्वारा खड़े किए गए जो मुद्दे हैं वह मुद्दे लोगों के बीच में बहुत तेजी से असर कर रहे हैं। मेरा अपना मानना यह है कि 2019 में जो सफलताएं मिली थी बीजेपी को, वो 2024 में नहीं मिलेगी।
इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह चुनाव राजनीतिक मुद्दों पे हो रहा है, और राजनीतिक मुद्दों पे जब जब चुनाव हुए भारतीय जनता पार्टी को सफलता नहीं मिली। 1991 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली थी उत्तर प्रदेश में या किसी भी अन्य राज्य में। और 1991 का दौर आप याद कीजिए, जब इस देश में राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद चला रहा था और भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें शामिल थे। उसके बाद 1996 में सफलता मिली, फिर मिली उनको 1996 में। वह सफलता थी एनडीए की सरकार की, अटल बिहारी वाजपेयी की चेहरे की। लेकिन बाद में इनको 10-15 साल तक इंतजार करना पड़ा, जब 2014 की एंटी इनकम्बेंसी आई यूपीए सरकार के खिलाफ और एक विकास डेवलपमेंट का नारा दिया बीजेपी ने, एक अच्छे दिन लाने का वादा किया बीजेपी ने। लेकिन आज जिन वायदों के साथ, जिन आश्वासनों के साथ, जिन सपनों के साथ, जिन महत्वाकांक्षाओं के साथ भारतीय जनता पार्टी को जन समर्थन मिला था, आज उनका कोई भी हिसाब भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में देने के लिए तैयार नहीं है। वह तमाम उन मुद्दों से हट के बात कर रही है जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए नहीं है। अब 6 चरणों के चुनाव हो चुके हैं उत्तर प्रदेश में, सभी चरणों में चुनाव हुए वहां, और 7वें चरण का चुनाव होने जा रहा है 1 तारीख को। इस चरण में भी भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौतियां बराबर की बनी हुई है। जो माहौल बनना शुरू हुआ था एक पहले फेज के चुनाव से, वह माहौल और गंभीर होता चला गया। जब चुनाव की घोषणा हुई थी तो आप याद कीजिए, ये बात लगातार कही जा रही थी कि बीजेपी का कोई विकल्प नहीं है, आएगा तो मोदी ही। यह कहा जा रहा था कि बीजेपी अपराजय है। लेकिन आज जब आप चुनाव के अंतिम चरण में हैं, यह पूरी की पूरी तरह से प्रशिक्षण खत्म हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों की सफाई देनी पड़ रही है जो विपक्ष खड़े कर रहा है। और आप हाल के या पिछले जो भी विधानसभा के चुनाव हुए हैं, अगर आप उनके तथ्यों को ध्यान रखिए, जब जब चुनाव जिस राज्य में मुद्दों के आधार पर चुनाव हुआ है, वहां के सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ है। चाहे वह बीआरएस का चुनाव हुआ हो तेलंगाना में, चाहे कर्नाटक का चुनाव हुआ हो विधानसभा का, और बीजेपी की सरकार वहां रही हो। मुद्दों को जब विपक्ष ने गर्म किया, हिमाचल की सरकार रही हो, जब मुद्दों को लोगों के बीच में ले गए, जो लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल थे, वहां के सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ ही हुआ है। और आज भी जब केंद्र की सरकार बीजेपी की है, वहां पर ये मुद्दे ही प्रमुख हैं और इन्हीं मुद्दों के आधार पर लोग मतदान कर रहे हैं। कोई ध्रुवीकरण नहीं है। सामाजिक सशक्तिकरण का नारा जो लोगों के द्वारा खड़ा किया गया, वह एक विचारणीय विषय है और लोगों के बीच में विमर्श का विषय है। मेरा अपना मानना यह है कि उत्तर प्रदेश में 2019 दोहराया जाने वाला नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अगर नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2019 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई थी और टोटल एनडीए अगर कह लें, मिलाकर के एनडीए और बीजेपी दोनों मिलाकर के अगर कहें तो इस गठबंधन को 64 सीटें आई थीं। क्या उस और टोटल 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 80 में से 64 सीटें एनडीए रख लीजिए क्या आ रही हैं? और सुनील शुक्ला जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत नजदीक से देख रहे हैं, वहीं रह करके बिल्कुल सेंटर पॉइंट में रह करके, तो इनसे बेहतर और कौन बताएगा। और ये कह रहे हैं कि 2019 को नहीं दोहराने जा रही है बीजेपी उत्तर प्रदेश में। राज्यवार इसलिए यहां हम चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये चुनाव राज्यवार ही है। 7 चरणों में मतदान और दक्षिण में साफ और उत्तर में हाफ की जो बात कही जा रही थी, क्या ऐसा ही हो रहा है? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या बीजेपी को 200 से नीचे और इंडिया गठबंधन को 350 से ऊपर सीटें आने जा रही हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल इसके साथ साथ यह भी है कि जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि कोई भी किसी भी ढंग का यहां पर किसी भी ढंग की अराजकता की स्थिति नहीं होने जा रही है। सत्ता परिवर्तन सामान्य गति से होगा, सामान्य ढंग से होगा और साथ साथ जो भी अभी डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो सब कुछ नियमों को सामने रखते हुए ही लिए जा रहे हैं। तो ये सब कुछ क्या ये बताता है कि इंडिया गठबंधन ने अपनी मजबूत जो उपस्थिति है वो दर्ज करवा दी है? क्या अब जो अधिकारी वर्ग है वो भी इस बात को समझने लगा है और वो भी जान रहा है कि सत्ता जो है वो अब यहां से खिसक के दूसरे पाले में, दूसरे खेमे में जा रही है? ये बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों पे जवाब हम ढूंढेंगे। लेकिन उसके अलावा जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास आना चाहता हूं, आपसे भी जरा समझना चाहता हूं, क्या संविधान सबसे बड़ा मुद्दा बन गया इस चुनाव में? अगर एक मुद्दा
अलग देखा जाए, लेकिन संविधान ऐसा मुद्दा है जो पूरे देश में छाया रहा। अगर यह माना जाए तो संविधान की लहर पे, उधर एक लहर पे सवार नरेंद्र मोदी 2014 और 2019 का चुनाव जीत जाते हैं, तो इस बार क्या संविधान के मुद्दे पर इस लहर पर सवार इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो जीत की कगार पे पहुंचे हैं, ऐसा माना जाए? राजीव जी, जिस तरीके से चुनाव अभियान आगे बढ़ा और इंडिया गठबंधन के लोगों ने, इंडिया गठबंधन के नेताओं ने चुनाव अभियान आगे बढ़ाया, उससे मोदी जी शायद डर गए हैं। ये बात उनके बयानों से साफ नजर आ रही। संविधान के बारे में उन्होंने कहा कि अगर आंबेडकर जी खुद भी प्रकट हो जाएं, खुद भी आ जाएं, तो आप संविधान में बदलाव नहीं कर सकते। ये बात मोदी जी कह रहे हैं, लेकिन जो तरीका बीजेपी का है और बीजेपी के दूसरे नेताओं का, उससे लगता है कि बात स्पष्ट है। हाल फिलहाल तो मोदी जी मुजरे के बाद भगवान की कसम देने लगे अपने मतदाताओं को कि भगवान की कसम, मैंने इतने करोड़ों लोगों को खाना दिया है, ये दिया है, अनाज दिया है, और अगर नहीं मुझे वोट दिया तो भगवान माफ नहीं करेगा। यानी अब किस्सा ये हो गया कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी को बैटिंग का मौका नहीं मिलता तो बोलता भगवान कसम मुझे बैटिंग करने दो। तो इस स्तर पर आ गए। जहां तक बीजेपी की बात है, बीजेपी ने अपने अहंकार में खुद अपनी कब्र खोदना शुरू कर दिया। अब कब्र खोदने पे भी कहा जाएगा कि देखिए ये तो चाहते हैं मेरी जान ले लें। ये मैं मुहावरा इस्तेमाल कर रहा हूं, कब्र लेने वाली, कब्र खोदने की बात नहीं। जैसे मोदी शाह के जुगल जोड़ी ने पिछली बार जो 303 सांसद जीते थे, उसमें से 112 के तो टिकट ही काट दिए। यानी 2019 में जो 303 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसमें से 37%, 1/3 से ज्यादा को उन्हें बीजेपी ने खुद बाहर कर दिया। और ऐसे सांसद जो 303 सांसद जीते थे, उसमें से 12 ऐसे जो विधायक बन गए, 9 घर बैठे हुए क्योंकि उनको किसी ने पूछा नहीं, विधानसभा का टिकट दिया तो हार गए, विधायक भी नहीं बन पाए। और बीजेपी केवल 167 सांसदों को ही इस बार लड़ा रही है जो 2019 में जीते थे। 5 मौजूदा सांसदों के चुनाव क्षेत्र बदल दिए और 3 पुराने सांसदों में से 3 सीटें सहयोगी दलों ने ले ली। वहां पे ना बीजेपी के इन भूतपूर्व होंगे, उनका मन लग रहा है, ना नए लोगों का मन लग रहा है। सहयोगी दलों के पास सीटें जाने का मलाल उनके मन में अलग ही है। एक बात तो है कि जिन 303 सीटों पर बीजेपी बड़ा फख्र करती है, उसमें बीजेपी के ऐसे बहुत से सांसद थे, 48% सांसद बीजेपी के थे जिनको जो 1 लाख से 2 लाख वोटों के अंतर से जीते थे। और जो सांसद 50,000 से कम, ऐसे भी लगभग 40 सांसद थे। तो 40 सांसद, अब आप बोले कि लोकसभा चुनाव में 50,000 से कम का अंतर कोई बहुत मायने नहीं रखता। तो बीजेपी यहां भी कोई बहुत कमाल नहीं दिखाया था। लेकिन सीटों की जो बात करते हैं, अगर वोटों का प्रतिशत देखा जाए कांग्रेस का और बीजेपी का, तो वो उतना बड़ा अंतर नहीं है। फिर बीजेपी ने कहा कि जो सांसद 40,000 से कम से जीते थे, उनमें से टिकट काट दिए, और जो जिनको टिकट दोबारा दिए गए उनके टिकट का सीटें बदल दी। यानी भाई तुम तो जीतने वाले हो नहीं। बीजेपी ने खुद मान लिया कि वो जीतने वाले नहीं है। यानी जब बीजेपी खुद मान रही है कि उनके लोग पिछली बार धुप्पल में जीते थे, वो जीतने वाले नहीं है। और जहां तक 370 की बात है कि हर सीट पर 370, हर बूथ पर 370 वोट ज्यादा लाएंगे, तो भाई इस देश में इतने तो मतदाता ही नहीं है। कोई 65 करोड़ मतदाता बढ़ जाएंगे बीजेपी के पक्ष में, ऐसा तो संभव नहीं है। तो सारी बातें बड़ी ही हास्यास्पद है। एक बात का जिक्र मैं करना चाहता हूं, अभी एक अखबार ने एक सर्वे छापा कि राहुल गांधी की सोशल मीडिया पर लोकप्रियता नरेंद्र मोदी की तुलना में दुगुनी तिगुनी तेजी से बढ़ रही है। उसने 50 दिन का सर्वे किया, 1 अप्रैल से लेकर अभी तक का, 20 मई तक का। और उसने पाया कि जिन मुद्दों पे उसने ट्विटर की बात की, ट्विटर पर मोदी जी ने 1159 पोस्ट लिखे और उन्हें 17,000 पोस्ट प्रति लाइक मिले, जबकि राहुल गांधी ने उसका 1/10 पोस्ट लिखे, 120 लिखे, और 120 पोस्ट पर प्रति पोस्ट 38,000 लाइक कमेंट आए। यह तो एक बात है। औसत रीपोस्ट जितने राहुल गांधी के हुए, 4,000 पोस्ट रीपोस्ट हुए राहुल के,
जबकि मोदी जी के केवल 1159 हुए जी। इस तरह के सर्वे उन्होंने सारे प्लेटफॉर्म पे किए हैं जी। कितने ड्यूरेशन में कौन कौन लोग आए, नरेंद्र मोदी ने किन मुद्दों को उठाया और राहुल गांधी ने किन मुद्दों को उठाया। नरेंद्र मोदी बात करते रहे राम मंदिर की, आरक्षण की, लेकिन बेरोजगारी पे उन्होंने 0 पोस्ट लिखा, महंगाई पे उन्होंने 0 पोस्ट लिखा, क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ था ही नहीं। जबकि राहुल गांधी ने आरक्षण के मुद्दे पे, महंगाई के मुद्दे पे, किसानों के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे पोस्ट किया। पीएम मोदी ने जितने भी पोस्ट किए, कभी भी कहीं राहुल गांधी का जिक्र करने की हिम्मत उन्होंने नहीं की, लेकिन राहुल गांधी ने बाकायदा प्रधानमंत्री का जिक्र किया। तो इस तरह के सोशल मीडिया कोई अंतिम पैमाना नहीं है, लेकिन वो बताते हैं कि जनता की नब्ज क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं। और एक अंतिम बात जो निष्कर्ष निकली कि राहुल गांधी के फॉलोअर्स 3 गुना तेजी से बढ़ रहे हैं नरेंद्र मोदी की तुलना में। नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स जिस गति से बढ़ रहे हैं उसकी तुलना में, तो जाहिर है। और इंस्टाग्राम की पे भी बात की तो इंस्टाग्राम पे 2 गुनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीजें लोकप्रियता में बता रही कि राहुल गांधी पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं और उनकी लोकप्रियता की गति बहुत ज्यादा है। संविधान की बात जब से होना शुरू हुई है, जब से संविधान का मुद्दा उठाया गया और उसमें आरक्षण को जोड़ा गया और कांग्रेस ने यह कहा है कि अगर संविधान बदलने की कोशिश हुई या आरक्षण खत्म करने की कोशिश हुई तो यह बहुत बुरी बात होगी, और जाति जनगणना से भी कांग्रेस ने इसको जोड़ा है। तो ये सारी बातें बताती है कि सरकार बदलने वाली है या बदलने का माहौल है। अब अंतिम फैसले का इंतजार है। राजीव जी। जी बिल्कुल, अंतिम फैसले का इंतजार, और अंतिम फैसला जो है वो 4 जून को आएगा और 4 जून की पल पल की रिपोर्ट तो हम आप तक पहुंचाएंगे ही, लेकिन उससे पहले 1 जून को 2 बड़ी चीजें हैं। एक तो 1 जून को 7वां और आखिरी फेज है, उसका मतदान है, और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि उसी दिन इंडिया गठबंधन के तमाम दल जो हैं वो एक साथ एक मंच पे दिल्ली में बैठेंगे और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे कि 4 जून को क्या कुछ करना है। और उसके बारे में हमारे साथी शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी बता चुके हैं पहले। जरा जल्दी से आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास। दीपक जी, कैसे आप देखते हैं 4 जून को, और यहां से जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव या कल्पना सोरेन ऐसे तमाम नेता जो कह रहे हैं कि लिखकर रख लो सरकार हमारी ही बन रही है और जा रही है मोदी सरकार, या 4 जून को नहीं रहेंगे मोदी प्रधानमंत्री, इसमें कितना दम दिखाई देता है और क्यों दिखाई देता है आपको? और अभी 2024 के चुनाव की अगर हम तुलना करें तो एक बहुत ही जबरदस्त उसमें बदलाव ये आया है कि जो 2019 में भाजपा की जो ताकत थी 2024 में वही सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। और 2019 में उसका जो प्रतिपक्ष था, विपक्ष था, चाहे गठबंधन के नाम पे हो या अलग अलग पार्टी के रूप में हो, उसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी थी वो यहाँ आते आते 5 साल में जो है वो सबसे बड़ी उसकी ताकत बन गई। देखिए, एक समय था जब मोदी जी के चेहरे पर ही सब कुछ लड़ा जा रहा था, सब कुछ हो रहा था, जो कुछ हो रहा था वही हो रहा था, यहाँ तक कि अब तक। दीपक जी आप माइक को जरा हाथ में पकड़ लीजिए, क्योंकि हवा पंखा शायद चला रहे हैं और वो हिलने के कारण दिक्कत हो रही है। जी प्लीज, अब बोलिए। अभी ठीक है? अभी ठीक? जी बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो ये जो एक बड़ा परिवर्तन आया है, उसमें दूसरी बात ये हुई है कि क्योंकि पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरे मोदी पर ही वो आश्रित थी, अभी भी है, और आरएसएस की चेतावनी के बाद भी है, और यहाँ तक कि जो सामने नजर आ रहा है, क्योंकि अब परिस्थिति ऐसी हो गई कि इतना कम समय बचा है भारतीय जनता पार्टी के पास कि अब वो कोई ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। दूसरी बात ये हुई है कि मोदी के चेहरे की ऐसी जबरदस्त घेराबंदी हुई है, विमर्श की तो हुई ही है, सबसे बड़ी बात ये हुई कि उनकी जो घेराबंदी हुई है चेहरे पर भी हुई है। आप अगर प्रतिपक्ष में देखें, विपक्षी गठबंधन में देखें, तो हम तो पूरी की पूरी एक जिसको हम गैलेक्सी कहते हैं, पूरी की पूरी आकाश गंगा है चेहरों की, नए नए चेहरों की, उसमें कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं। अब आप खड़गे साहब की बात कीजिए, जिस समय खड़गे साहब जो आए थे तो कहा गया कि ये शशि थरूर कहीं ज्यादा अधिक विद्वान हैं और बहुत बड़े लेखक हैं। खड़गे साहब तो जो नेहरू परिवार के जो है या गांधी परिवार के एक समझिए कि एक बड़ा उसको अपमानित करने के भी तरीके से उनके बारे में कहा जाता रहा कि उन्हीं के नियंत्रण में रहेंगे, उनके अनुसार चलेंगे। लेकिन उन्होंने अपनी चीज को जस्टिफाई किया, उन्होंने बताया कि अगर मुझे ऐसे क्रूशियल वक्त पर अध्यक्ष बनाया गया तो मैं क्या कर सकता हूँ। राहुल गांधी को देखिए, लगभग वो राख बन चुके थे, उस राख से वो वापस जो है फिर से उन्होंने अपने आप को
रीऑर्गेनाइज किया, संगठित किया और आज एक बहुत बड़ी ताकत बन गए। प्रियंका जो बहुत ज्यादा सामने नहीं थी, उन्होंने ठीक है 2022 का जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ वहां से उन्होंने शुरुआत की, लेकिन आज वो भी एक बहुत बड़ी ताकत बन गई है। कल्पना सोरेन, किसी को पता नहीं था कि ऐसा भी एक चमकता हुआ हीरा कहीं पर कोने में पड़ा हुआ है, वो भी उठ खड़ा हुआ। उनकी आप सभाओं को देखिए तो पता चलता है कि उनकी जो शैली है, बात करने का तरीका है, वो वहां पर अच्छा खासा कर रहे हैं। अखिलेश यादव, उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का देखिए राजीव जी, कुछ समय पहले तक हर कोई जब कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का सदस्य है। जो मोस्ट डाउटफुल था, सबसे संदेहास्पद जो नेता था, आज वो कांग्रेस का सबसे जो है एक लॉयल लेफ्टिनेंट बन गया है और वो बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वो वहां पर कन्हैया कुमार की इसमें भी जा रहा है, उनको कह रहा है कि आप जो है कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताइए। चाहे वो शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, जितने मैं नाम गिनाऊं, हर कोई जो है तेजस्वी यादव जिस तरीके से भिड़े हुए हैं, उन्होंने जिस प्रकार से चैलेंज किया उनको, मोदी जी को, कि आप हमें जेल में डालने की सोच रहे हैं, आप जेल में डाल के दिखाइए, ये हम बिहार के लोग हैं, हम डरते नहीं हैं और पटना से लेके दिल्ली तक जो है वो तहलका मच जाएगा अगर हमें हाथ लगाया गया तो मेरा कहना है कि अब मोदी जो है, मोदी का अकेला चेहरा और उस अकेले चेहरे की जो जबरदस्त घेराबंदी अलग अलग लोगों ने की है, उसके कारण अब ये सवाल भी खत्म हो गया कि मोदी नहीं तो कौन। अगर अब ये सवाल उठता है कि मोदी नहीं तो कौन, तो आप वहां पर देखिए एक लंबी लाइन लगी हुई है कि जो हर कोई काबिल है, हर कोई इससे अच्छा प्रशासन तो चला ही सकता है। तो ये मुझे लगता है। दूसरी बात देखिए किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को मुसीबत में डाल दिया है। पूरे समय तक भारतीय जनता पार्टी और उसकी जो मातृ संस्था है आरएसएस, वो आरक्षण के खिलाफ थे, लेकिन आज जो है सारे के सारे नेता इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि भाई हम आरक्षण नहीं खत्म कर रहे हैं, कृपया हमारे बारे में ऐसा भ्रम मत फैलाइए। वो घूम घूम के उनके नेता, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह, लोगों को बता रहे हैं कि हम कोई आरक्षण को खत्म नहीं करने जा रहे हैं, हम कोई लोकतंत्र को खत्म नहीं करेंगे, हम संविधान नहीं बदलेंगे। मतलब कुछ समय पहले तक उनका जो सबसे बड़ा नारा था, जिसके कारण वो अपने लोगों को आकर्षित करते थे, वो भी उन्होंने खत्म कर दिया है। अंतिम बात मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि 1 जून की जो बैठक है इंडिया गठबंधन की, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब सारा सिनेरियो जो है, हमें जो कुछ अब डिस्कस करना है, जो कुछ हमको सोचना समझना है, वो 4 जून की शाम से लेके आने वाले समय के बारे में ही सब कुछ केंद्रित रहेगा। तो वो 1 जून की बैठक जो है बेहद महत्वपूर्ण है। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अभी तक हम विधायकों को कहीं रिसोर्ट में ले जाते हुए देखते थे, सूरज कुंड का हो या हैदराबाद हो या कहीं पे हमारे छत्तीसगढ़ में भी ले आया जाता था। मुझे लगता है कि कहीं इस समय राष्ट्रपति को भी कहीं पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए न ले जाना पड़े, उनको भी कहीं हो सकता है कि मोदी जी कहीं ले जाए वहां से और कहीं सुरक्षित जगह पे रहे कि भाई इंडिया गठबंधन की नजर आप पर न पड़े। राजीव जी। जी, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। अमलेंदु उपाध्याय जी, जरा आपसे भी समझो, क्या तैयारियां हैं 1 जून की को अचानक मीटिंग रखने का, कि क्या मायने निकाले जाएं? राजीव जी, 1 जून को बैठक रखने की असल में कई कारण हैं और मुझे जो लगता है उन कारणों में एक तो ये है कि 4 जून को कोई ऐसी परिस्थिति पैदा ना होने पाए कि भारतीय जनता पार्टी को मौका लगे कि राष्ट्रपति के पास जाकर के क्लेम ठोक दे या कुछ और गड़बड़ करने की स्थिति हो। यानी 4 जून को 2 बजे के आसपास इंडिया गठबंधन अपना प्रधानमंत्री पद का चेहरा घोषित करते हुए राष्ट्रपति के क्लेम कर देगा। उसकी तैयारी 1 जून को कर ली जाएगी, 4 जून के लिए इंतजार नहीं किया जाएगा। पहली चीज राजीव जी मुझको ये लगता है, क्योंकि जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही है, हालांकि प्रशांत जी ने कहा कि भाई अंदर की सूचना ये है कि बहुत आसानी से सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा, लेकिन आसानी से तो हो जाएगा, उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास बहुत से विकल्प हैं। तो जो किया जा सकता है, मतलब तो अपनी तरफ से कोई भी कानूनी जो है वो दांव पेच छोड़ा नहीं जाए कि दूसरी तरफ से कोई भी किसी भी तरीके का मौका मिल पाए किसी को। इसकी तैयारी के लिए मुझे लगता है कि ये बैठक बुलाई गई है और उसमें तय कर लिया जाएगा कि 4 जून को कौन बनेगा प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन की तरफ से। ये 1 जून को तय हो जाएगा, घोषित 4 जून को दोपहर को 2 बजे राष्ट्रपति के सामने जाकर के होगा। एक तो मुझे नहीं लगता है। दूसरा ये लगता है राजीव जी की जो 4 जून को मतगणना होगी, उस मतगणना में किस तरीके से चुनाव आयोग की मिली भगत से गड़बड़ियां हो सकती है, उनको किस तरीके से रोका जाना है, इसका मैकेनिज्म तैयार किया जाएगा। हो सकता है कोई सेंट्रलाइज जो है वो बनाया जाए, एक कंट्रोल रूम या वार रूम तरीके का, कि जहां से सब कुछ सब संपर्क में रहे और कहीं भी अगर कोई गड़बड़ी हो तो वहां सीधे सीधे फिर उसको जाके चुनाव को घेरा जाए कि आप ये गड़बड़ी कर रहे हैं। तो इसके लिए भी तैयारी हो सकता है की जा रही हो और जो जमीन पे लोग काम कर रहे हैं उनके साथ संपर्क बनाया जाए, समन्वय बनाया जाए।
ये हो सकता है। तीसरा ये हो सकता है कि 4 जून के बाद भी ऐसी स्थिति ना बने कि साहब की मंत्रिमंडल में जो है वो इसको शामिल किया जाना है, इसको शामिल किया जाना है, इसको ये पोर्टफोलियो, वो पोर्टफोलियो, ये बिल्कुल भी नहीं हो। तो ये 1 जून को ही पहले सब कुछ तय कर लिया जाएगा कि किसको क्या मिलना है, किसको क्या क्या भूमिका होगी। ये सारी चीजें पहले से ही तय कर ली जाएंगी। और ये भी तय कर लिया जाएगा कि 4 तारीख को अगर थैली शाहों की अगर थैले खुलने की नौबत आए तो उससे किस तरीके से निपटा जाना है। ये सारी तैयारियां मुझे लगता है कर ली जाएंगी। तो 1 जून की बैठक जो है वो 4 जून की तैयारियों के लिए कि 4 जून को क्या क्या किया जाना है। जी 4 जून को क्या क्या किया जाना है। जरा एक बार जल्दी से प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं। दिल्ली की कुर्सी पर विराजमान वही होता है जो दिल्ली की सीटें सबसे ज़्यादा जीतता है या लगभग पूरी जीत जाता है, ये हम लोग जानते हैं। पिछले कई सारे रिकॉर्ड ये बताते हैं प्रशांत जी। दिल्ली से क्या खबर, और चूंकि दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, आप अभी कह रहे थे कि सूत्र जो हैं आपके वो बता रहे हैं कि बहुत ही आसानी से सत्ता हस्तांतरण हो जाएगा और उसकी भी तैयारियां यहाँ चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच 1 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक, ये क्या मायने रखता है, दिल्ली में क्या कुछ चल रहा है, और साथ साथ दिल्ली की अगर सियासी हालात देखे जाएं तो क्या कुछ है, और इसमें जो 7 सीटें हैं वहाँ पर क्या कुछ वहाँ से आ रहा है, ज़रा बताइए। देखिए, दिल्ली की सीटों का जहाँ तक राजीव जी सवाल है, उसमें जैसे मान लीजिए कि कन्हैया कुमार जहाँ से लड़ रहे हैं, तो उस सीट पे पोलिंग परसेंटेज बढ़ा है और शुरुआती सुबह ही बढ़ा है। ऐसे कई सीटों पर ईस्ट दिल्ली में, कई चांदनी चौक में, कई सीटों पर जो इंडिया गठबंधन का वोट मतदाता है, इंडिया गठबंधन का मतदाता को बड़ी संख्या में बाहर निकालने में इंडिया गठबंधन कामयाब रहा है। ये तो हमको जो ग्राउंड पे लोग हैं उन्होंने बताया, और वो इस बात से संतुष्ट हैं कि वो इस मामले में कामयाब रहे कि पिछली बार से 3% 4% ज्यादा इंडिया गठबंधन का मतदाता को निकालने में वो कामयाब रहे। उसमें बहुत से लोग राजीव जी इस काम की तैयारी के लिए, देखिए बहुत सी बातें मीडिया से और सब चीजों से छुपी रहती हैं। जी बिल्कुल। इस काम की तैयारी के लिए कर्नाटक से भी लोग आए थे, जिन्होंने कर्नाटक के इलेक्शन में काम किया था, वो लोग भी यहाँ आए हुए थे और ये काम हुआ है। और उन लोगों से आज भी मेरी मुलाकात हुई। उन लोगों का कहना है कि वो अपने काम से संतुष्ट हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात कि हम जानते हैं कि विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 50% से ऊपर वोट शेयर मिलता है। फिर लोकसभा आती है, लोकसभा में वही मतदाता बीजेपी को वोट देता है। बीजेपी का वोट शेयर दिल्ली में 50% से ऊपर होता है। फिर विधानसभा के चुनाव में वही वोटर वापस जाता है। तो ये पिछले 4 यानी 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में ये हो रहा है। इस बार ये संकेत मिल रहे हैं कि ये जो विधानसभा वाला वोटर लोकसभा में बीजेपी में जाता था, ये रुका है कुछ। तो 2 कारण, एक इंडिया गठबंधन अपने वोटर को निकालने में कामयाब रहा, और दूसरा कि ये जो शिफ्ट है कि विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी को देता था और लोकसभा में वो बीजेपी को देता था, इसमें कोई रिवर्सल है। और वो कितना परसेंट है वो 4 तारीख को हम देखेंगे। इन 2 फैक्टर से लग रहा है कि दिल्ली में कम से कम 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूत की स्थिति में है। अब जो दूसरी बात है वो ये है कि संवैधानिक पहलुओं पर कि राष्ट्रपति किसको न्योता दें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस में अगर कुछ लोग राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दें कि हम इनके साथ अब नहीं हैं, ऐसी स्थितियों में तमाम परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे जो कानून के बड़े जानकार हैं और इंडिया गठबंधन में उसकी कमी भी नहीं है,
उनके बीच में विचार विमर्श और तमाम सारी बातें शुरू हो गई हैं। दूसरा एक और बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। अभी मैंने देखा कि भदोई के जो कैंडिडेट हैं उत्तर प्रदेश में, और वो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, ललितेश त्रिपाठी, उन्होंने फॉर्म 17C अपने पूरे कंस्टिट्यूंसी के मंगा लिए हैं जी, फोटो भी डाल दी। सारे फॉर्म 16C 17C का डेटा डीएमके तमिलनाडु ने एक जगह कर दिया है और उनकी एनालिसिस चल रही है। काउंटिंग के एक दिन पहले वो एनालिसिस को पब्लिक डोमेन में ले आ देंगे। इस तरीके का काम 17C के डेटा को लेकर सेंट्रलाइज करने का बड़े पैमाने पर इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियां कर रही हैं। तो इस बात की पूरी कोशिश हो रही है कि अगर गड़बड़ी की संभावना है तो उसको कितना मिनिमाइज करा दिया जाए, और अगर ऐसी कोई संभावना या हथकंडे हैं तो तैयारी तो है कि उसमें पसीने ये छुड़वा देंगे। तो तैयारियां कई लेवल पे, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजीव जी कि अब दिल्ली में बड़ी तैयारियां हो रही हैं और बैठकें हो रही हैं, तैयारियां हो रही हैं, ट्रेनिंग हो रही है, और ये सब तैयारियां अब दिल्ली में 4 तारीख और 4 तारीख के बाद की हो रही है। राजीव जी जी, मतलब किसी भी मोर्चे पे पीछे नहीं रहना है, ये तैयारियां यहां दिल्ली में चल रही हैं। जरा शकील अख्तर जी, आप भी बेहतर तरीके से देख रहे होंगे, क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं इंडिया गठबंधन के खेमे में, और इन तैयारियों के क्या मायने निकाले जाएं? जो जिस राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ राहुल गांधी लगातार हर मंच से पिछले महीने भर से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी, लिखकर रख लो, नरेंद्र मोदी 4 जून को प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे अगले प्रधानमंत्री, इसमें क्या कितना दम आपको दिखाई देता है, और क्या कुछ इस खेमे में, यानी इंडिया गठबंधन के खेमे में क्या कुछ आपको सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? शकील अख्तर जी। देखिए, अभी जो है कपिल सिब्बल ने एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाया है और उन्होंने वो कहा है कि इसको सबको देखना चाहिए कि 4 जून को काउंटिंग वाले दिन हर कैंडिडेट और उसके जो मतगणना एजेंट होंगे वो किस तैयारी के साथ रहें, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इंडिया गठबंधन के लोग जो हैं वो 4 जून की पूरी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब जो कुछ होना है वो टेबल पे होना है। ग्राउंड पे जो कुछ होना था वो हो चुका है। 1 जून बड़ा इंपॉर्टेंट है और उसकी जो सारी सीटें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पंजाब में जो भी सीटें मिलना है वो इंडिया गठबंधन को ही मिलना है। इसी तरह जो अब उत्तर प्रदेश में बची हैं, बंगाल में बची हैं, बिहार में बची हैं, जो भी जितनी भी इंपॉर्टेंट सीटें हैं उसमें बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। और 7 तारीख आते आते जो है मोदी जी का ग्राफ जो है वो या तो रुक गया है या नीचे की तरफ जा रहा है, और इंडिया गठबंधन का ग्राफ जो है वो लगातार ऊपर की तरफ उठ रहा है। बनारस में जिस तरह से प्रियंका गांधी और डिंपल यादव ने रोड शो किया और उसमें जिस तरह का उत्साह देखने को मिला, वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चेतावनी है, खतरा है। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की रोड शो के अंदर बहुत लोग आए, और न केवल आए बल्कि उन लोगों में एक जोश था, एक उत्साह था, और ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, जीत जो है वो अपने आप में सारी चीजें ठीक कर देती है। एक लंबे समय से कांग्रेस जीत नहीं रही थी, और इस बार जो है कांग्रेस को जीत की खुशबू मिल गई है। स्मेल जो होती है जीत की वो बड़ी खतरनाक होती है, वो एक बड़ा जोश भर देती है। तो आप जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बार बार क्यों कह रहे हैं, तो राहुल गांधी उसे स्मेल कर पा रहे हैं बहुत दिनों बाद जी। तो वो स्मेल जो है उससे राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं कि मोदी जी 4 जून के बाद प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। और ये संकेत उन्हें कहां से मिल रहे हैं? ये संकेत उन्हें मिल रहे हैं लोगों से। उनकी पब्लिक मीटिंगों में जो लोग आ रहे हैं या वो जिनसे मिलते हैं, राहुल खाली पब्लिक मीटिंग नहीं करते हैं, राहुल तो लोगों से कांटेक्ट करते हैं, संवाद करते हैं। देखिए, पूरा जो गेम है वो तो राहुल ने ही बदला है।
राहुल की जो पहली भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, जब वो शुरू हुई उसके बाद लोगों के अंदर जो अपनी समस्याओं को लेकर चेतना पैदा हुई, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अभी 8 साल से या 7 साल से क्या हो रहा था कि लोग एक नशे की स्थिति में आ गए थे, नफरत के, विभाजन के, हिंदू मुसलमान के। तो लोगों को इसके अलावा कुछ और दिख नहीं रहा था। राहुल उन्हें वापस जमीन पे ले आए, वास्तविकता पे ले आए, उनके मुद्दों पे ले आए। और इनमें जो सबसे बड़ा मुद्दा बना है वो बना है बेरोजगारी का। राहुल क्यों ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्यों बार बार बोल रहे हैं कि अग्निवीर के कागज फाड़ के फेंक दिए जाएंगे? ये लोगों में जोश भर रहा है, लोगों में विश्वास पैदा कर रहा है कि अग्निवीर खत्म हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है कि 2 शहीद नहीं हो सकते। देश में 2 शहीद नहीं हो सकते। कैसे हो सकते हैं? शहीद तो शहीद होता है जी। लेकिन आज स्थिति यह है कि अग्निवीर वालों को तो फौजी नहीं माना जाता। शहीद तो बहुत बड़ी बात है, उन्हें बेचारों को तो फौजी नहीं माना जाता। तो वो स्टेटस फौजी का पाने के लिए वो सुबह 4 बजे से उठ के दौड़ लगाते हैं। अभी ये कह रहा था लड़का कि मेरी मां जो है 3 बजे उठ के रोटी बनाती थी। गांव के लड़के हैं, सुबह दौड़ने जाते हैं, कुछ थोड़ा सा खा के जाते हैं। हर जगह की अलग अलग रिवायत होती है, प्रैक्टिस की अलग अलग होती है। कुछ बच्चे खाली पेट जाते हैं, कुछ खा के जाते हैं, और आजकल तो बहुत सारी नई चीज आ गई है, दूध पी के जाओ, पानी पी के जाओ, वगैरह वगैरह। तो कह रहा था कि 3 बजे उठ के मेरी मां मेरे लिए रोटी बनाती है कि मैं कुछ खा के, 2 रोटी खा के जाऊं, क्योंकि उसके बाद मैं निकल जाता हूं तो सुबह 6-7 बजे आता हूं मैं। 3-4 घंटे रोज सुबह की प्रैक्टिस होती है और 3-4 घंटे रोज सुबह शाम की। और उसके बाद क्या मिल रहा है आपको? 4 साल की नौकरी सिर्फ। तो राहुल गांधी इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि फाड़ के फेंक दूंगा मैं अग्निवीर के कागज, और जो लड़के हैं मेरे वो सब परमानेंट नौकरी करेंगे। जॉब सिक्योरिटी हमेशा पहले भी रही है और आज भी सबसे बड़ी चीज होती है। पूरी नौकरी करना, नौकरी के बाद पेंशन लेना और नौकरी के बाद सम्मान के साथ रहना, एक सामाजिक सुरक्षा बहुत जरूरी होती है, वो सब खत्म कर दिया। तो ये जो है 4 तारीख को एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब हम देखेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि मतगणना केंद्र के अंदर इंडिया गठबंधन के लोगों को बहुत सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां एक एक वोट काउंट करेगा। और आप देखेंगे कि तमाम लोग जो है हार जीत का फैसला बहुत कम वोटों से होने वाला है। जब 1 करोड़ 7 लाख वोट बढ़ा दिए गए हैं, जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 24,000 25,000 हो रहे हैं, तो क्या मतलब है उसका? चुनाव आयोग आज थोड़ा सा सहमा हुआ है, डरा हुआ है। उसे मालूम है कि परिणाम बहुत खतरनाक होंगे। अगर कहीं पे भी कोई गड़बड़ी हुई तो वो आदमी बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने कितनी बड़ी बात कही है अभी, कितनी बड़ी बात कही है राहुल गांधी ने कि जब नरेंद्र मोदी से ईडी पूछताछ करेगा। छोटी बात नहीं है ये, इस बात ने तहलका मचा दिया है। एक करंट सा फैल गया है सारे ब्यूरोक्रेट्स के अंदर कि राहुल गांधी क्या रहे हैं ये। आज तक किसी ने नहीं कहा था, कोई सोचता भी नहीं था कि नरेंद्र मोदी से पूछताछ, ईडी। राहुल गांधी ने बोल दिया ये, और सोच समझ के बोला कि जब नरेंद्र मोदी से ईडी पूछताछ करेगी तो जो बाकी ब्यूरोक्रेट हैं वो तो कितने छोटे हैं उसके सामने, प्रधानमंत्री के सामने। वो सब समझ गए कि भाई साहब बचने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए जो है 4 तारीख के लिए सारी तैयारियां हो रही हैं कि 4 तारीख को सब कुछ नियंत्रण में होना चाहिए और किसी छोटी सी भी असावधानी की वजह से कुछ भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो क्या होगा वो हम सब देखेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप जो बात अभी कह रहे थे जरा उस बाइट को, राहुल गांधी ने जो कहा, फिर सुनील शुक्ला जी के पास आता हूं। राहुल गांधी ने जो कहा है कि 4 तारीख के बाद ईडी नरेंद्र मोदी से पूछताछ करेगी, ये बाइट जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा सीधा राहुल गांधी जो है वो एक इशारा कर रहे हैं उस दिशा में, उस तरफ जहां नरेंद्र मोदी के ऊपर ईडी की तलवार भी
लटकती हुई दिखाई देगी अगर 4 तारीख को यहां। और ये पूरा राहुल गांधी ने एक कॉन्फिडेंस के साथ में अपनी बात रखी है कि अभी तक ईडी की तलवार जो है विपक्ष के ऊपर लटकती थी, लेकिन अब वो तलवार हम नरेंद्र मोदी के ऊपर लटकते हुए देखेंगे। सुनिए जरा राहुल गांधी को ईडी और पूछताछ नरेंद्र मोदी की 4 तारीख के बाद, सुनिए। ये उन्होंने पता है क्यों कहानी निकाली है, ये परमात्मा वाली, क्योंकि चुनाव के बाद जब वही ईडी के लोग नरेंद्र मोदी से अदानी जी के बारे में पूछेंगे तो नरेंद्र मोदी कहेंगे मैं नहीं जानता, परमात्मा ने कहा था। मोदी जी आप लंबे लंबे भाषण देना बंद कीजिए। आप देश को बांटने की कोशिश नहीं कीजिए। आप सबसे पहले देश के युवाओं को यह बताइए, बिहार के युवाओं को यह बताइए कि आपने हिंदुस्तान के युवाओं को कितना रोजगार दिया, कितनी नौकरियां दी। आपने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आपने एक युवा को नौकरी नहीं दी। यहां हाथ उठा के दिखाओ भैया, बेरोजगार, ये बेरोजगार हाथ उठा के दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का नतीजा, इनकी पॉलिसी का नतीजा कि हिंदुस्तान में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। ये पहले आपके अलग अलग रास्ते थे, सेना में आप जा सकते थे, पब्लिक सेक्टर में जा सकते थे, प्राइवेट सेक्टर में आपको रोजगार मिल सकता था। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी, जीएसटी लागू करके रोजगार के रास्ते बंद किए और सेना में अग्निवीर लागू करके जवानों को मजदूर बना दिया। तो सुन लिया सुनील शुक्ला जी, ये जो बात कह रहे थे अभी शकील अख्तर जी, उसी बात को यहां पर रखते हुए खासकर राहुल गांधी जो भाषण दे रहे थे, ईडी, सीबीआई और आईटी, ये जो जांच एजेंसियां हैं, इनका जिक्र बार बार हम लोगों ने सुना है पिछले 10 साल में। और कई तरह के अलग अलग जांच से कई नेताओं को, विपक्षी नेताओं को गुजरते हुए देखा। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये तलवार नरेंद्र मोदी के ऊपर भी लटक सकती है? और दूसरी बात, इसके साथ साथ जो राहुल गांधी कह रहे हैं, युवाओं का जिक्र कर रहे हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। हाथ उठाकर बताइए कि कितने लोग यहां पर बेरोजगार हैं। ये यहां पर बिहार में आज थे राहुल गांधी, एक नहीं बल्कि बिहार में 3-3 सभाएं की हैं। और ये कॉन्फिडेंस क्या कुछ कहता है, जरा सुनील शुक्ला जी। तो जबरदस्त है ही है और कॉन्फिडेंस बेवजह नहीं है। अगर आप बिहार में ही, बिहार के जो जिन संसदीय क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहा है, उन्हीं के राजनीतिक तथ्यों को आप जानिए, चाहे बक्सर हो, चाहे सासाराम हो, चाहे आरा हो, जो भी संसदीय क्षेत्र है, यहाँ तक कि पाटलिपुत्र और पटना की अगर आप बात कर लीजिए, तो आरजेडी की जो ताकत वहां बढ़ी है वो अनायास थोड़े, या पूरे गठबंधन की जो ताकत बढ़ी है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है और वामपंथी दल भी शामिल है। आप अन्य बक्सर की स्थिति क्या है? बक्सर में 2019 में सभी सीटों पर बीजेपी थी विधानसभा चुनाव में, आज एक सीट पर भी नहीं है। महागठबंधन का विजय हुआ और महागठबंधन ने अपने विधायक को चुनाव में उतारा हुआ है। आप सासाराम चले जाइए, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पे महागठबंधन ने अपने उम्मीदवारों के चयन में बहुत सावधानी न बरती हो और विधानसभा के चुनाव में मजबूती के साथ अपनी उपस्थिति ने दर्ज की। पाटलिपुत्र में तथ्य है कि पिछले 3 चुनाव आरजेडी हारी है, लेकिन बहुत ही क्लोज मार्जिन रहा है। इतने 2009 में चाहे लालू यादव हारे हों, चाहे 2014 और 19 से मीसा भारती हारी, बहुत ही मामूली अंतर, 1 या 2% वोटों का अंतर रहा है। वो कभी भी जीत हार हो सकती है और कभी भी आरजेडी ने अपनी स्थिति बदली नहीं। 2000 जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो उस इलाके में, पाटलिपुत्र के इलाके में, आरजेडी ने अपनी ताकत बढ़ाई है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और आरजेडी, इन तीनों की मिलीजुली ताकत ने पूरे बिहार में असर डाला है। साथ ही साथ जो मुद्दे हैं बिहार के, वो खासतौर से बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगार। बिहार में यह मुद्दा नहीं हो सकता कि ईडी क्या करेगी, सीबीआई क्या करेगी। सवाल वहां यह है कि बेरोजगारी का समस्या का समाधान क्या होगा, जिसके नायक तेजस्वी यादव बन के उभरे हुए हैं। एक जो बात वो कहते हैं कि 17 महीने बराम 17 साल, उसके जो उसने जो माहौल बनाया है बिहार में, वह बहुत एक तरह का परिवर्तनकारी है, टर्निंग पॉइंट हुआ है। बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय है वह।
इसीलिए आप देखिए कि जो विश्वसनीयता हासिल किया है इस महागठबंधन ने, वह 2019 के चुनाव में नहीं दिखाई पड़ रहा था। लेकिन विधानसभा के चुनाव के बाद से हालात तो बदले हैं और राहुल गांधी की उपस्थिति से राष्ट्रीय पैमाने पर यह माहौल बना है कि एक सरकार बदल सकती है। लोगों में बदलाव की जो भावना आई वो विपक्ष के प्रति बढ़ते हुए विश्वास के कारण है। वही आप उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे, वही आप पश्चिम बंगाल में देखिए, पश्चिम बंगाल में जहाँ चुनाव होने जा रहा, एक सीट नहीं जीती थी 2019 के चुनाव में बीजेपी। झारखंड के जहाँ चुनाव है 3 सीटों पर, आप वहीं देख लीजिए। गोड्डा जो सबसे सुरक्षित बीजेपी मान रही थी, वहां विधानसभा के चुनाव के दौरान जेएमएम ने कितनी बड़ी ताकत दिखाई है और जिन उम्मीदवारों को उतारा है। आप अच्छा दुमका ही कोई लीजिए, आप दुमका झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ है। शिबू सोरेन लगातार वहां से 7 बार 8 बार के सांसद हैं और इस बार जिसको व्यक्ति उन्होंने उनके बहू को उतारा बीजेपी ने और जिस व्यक्ति को जेएमएम ने उतारा है वो वहां का विधायक है, जीता हुआ विधायक है और जबरदस्त समर्थन वाला विधायक है। कोई राजनगर में भी आप देख लीजिए, वहां भी गठबंधन ने मजबूती के साथ अपने लोगों को उतारा मैदान में और विषयों के साथ गए, उन विषयों के साथ जो जनता से जुड़े हुए हैं। तो आप मैंने आप किसी भी राज्य में, जिन राज्यों में इस अंतिम चरण में चुनाव, आप हरियाणा दिल्ली की जिक्र सभी, आज कोई नहीं कर रहा है कि हरियाणा में दिल्ली में जो 7 के 7 सीटें थी वो बीजेपी को जा रही हैं। चाहे कोई सर्वेक्षण करता, किसी का पक्ष ले लिया, वो तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो लोगों के सवाल हैं, जो जीवन से जुड़े हुए सवाल हैं, उन सवालों पर तो बीजेपी बात ही नहीं कर रही है और आपका प्रतिबद्ध मतदाता आपको चुनाव नहीं जिता सकता, यह तथ्य है। और कांग्रेस या गठबंधन ने बहुत ही तरीके के साथ जो पूरे चुनाव भर अपने आप को लोगों के मसलों के साथ केंद्रित रखा, यह उनके चुनाव अभियान की सबसे बड़ी सफलता है। और इस आधार पर यह माहौल बनता जा रहा है कि आने वाले दिन में परिवर्तन संभव है। भारतीय जनता पार्टी अपराजय है, इस अभियान ने उसको खत्म कर दिया, इस प्रोसेसन को ही खत्म कर दिया जी। मोदी जी का कोई विकल्प नहीं है, इस प्रोसेसन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। हर राज्य में बड़े बड़े नेता हैं और जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफा हो। और यहां तक कि गुजरात की स्थिति लोग कहने लगे हैं कि वहां भी कई सीटें हार सकती है बीजेपी। यह बात आई कैसे, जिस राज्य में, जिन इलाकों में ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है। सबसे बड़ा कारण था बहुसंख्यक समाज का ध्रुवीकरण, बहुत बड़ा कारण था हिंदुत्व का मुद्दा, बहुत बड़ा कारण था राष्ट्रीयता की भावनाएं, और ये तीनों के तीनों मुद्दे नेपथ्य में चले गए क्योंकि लोगों के जीवन से जुड़े हुए सवाल सामने आ गए। और जब आपके जीवन के अस्तित्व का सवाल आ जाएगा तो निश्चित रूप से आपके लिए जो भावनात्मक मुद्दे हैं वो पीछे चले जाएंगे। इस चुनाव में वही है और विपक्ष ने अपने जनता के मुद्दों को आगे रख करके निश्चित रूप से एक परिवर्तन का माहौल बनाया है पूरे देश में। और यही बात सब लोग ये बात कर रहे हैं कि परिवर्तन संभावित है और अगली सरकार एक नई सरकार होगी। इसका वजह केवल है कि उन मुद्दों के साथ जो जन समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसकी अभी बात कही गई कि बनारस में रोड शो। अरे बनारस में जो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता रही है, 4 लाख 5 लाख से वोट चुनाव जीते हैं, वहां तो किसी नेता को 5 आदमी सुनने नहीं आना चाहिए। और इतनी बड़ी जमात में लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं तो ये है, यह नहीं कहा जा सकता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन एक विरोध का माहौल है, एक तरह का प्रतिकार लोगों के मन में है कि आखिर सरकार जिस बात के लिए चुनी गई थी, जिस बात के लिए जन समर्थन दिया गया था, उन लक्ष्यों को पाने के लिए क्या प्रयास किए और कितने दूर तक उन लक्ष्यों को पाने के लिए कोशिश की गई या क्या हासिल किया गया। अगर आप उनकी बात नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से यही बात होगी कि साहब परिवर्तन संभावित है और लोग परिवर्तन के प्रयास में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि कम से कम एक नई सरकार आवे जो उनके सपनों को पूरा करते हुए दिखाई दे। जी बिल्कुल बिल्कुल, नई सरकार, और नई सरकार का आगाज 4 जून को हो जाएगा। जिसकी भी सरकार बने, ये तय मानिए, नई सरकार उस दिन यानी 18वीं लोकसभा की रूपरेखा सामने रहेगी। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, क्लोजिंग कमेंट आपसे चाहूँगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे आज हम बात कर रहे हैं और उस मुद्दे में सबसे बड़ी बात की क्या जा रही है मोदी सरकार, क्योंकि लगातार तमाम नेता यही कह रहे हैं और इसके पीछे के कारणों पे हम पिछले लगभग 1.5 घंटे से बात कर रहे हैं। क्लोजिंग आपका। जिस तरीके से प्रतिपक्ष तैयारी कर रहा है मतगणना की, वो महत्वपूर्ण इसलिए कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में ही एक कॉमेडियन को
नामांकन पत्र तक भरना नहीं दिया जा रहा है। जो व्यक्ति एक हफ्ते से तैयारी कर रहा है उसकी बात कोई सुन नहीं रहा है। जब नामांकन पत्र ही जमा नहीं करने दे रहे और चुनाव आयोग बहानेबाजी करता है, कुछ भी आपत्ति करता है, तो बहुत चिंताजनक बात है। 1 तारीख को जो मीटिंग होगी उसमें ममता बनर्जी नहीं आ रही। इस बात को लेकर भी बीजेपी के लोग बातें कर रहे हैं, लेकिन सब जानते हैं कि बंगाल की 9 लोकसभा सीटों पर 1 तारीख को मतदान है और जिसमें से 2 सीटें अकेले कोलकाता की है। तो ममता जी ने कहा है कि मैं नहीं आऊंगी क्योंकि मुझे अपने क्षेत्र में रहना है। तो और सही बात, खुद भी वोट डालना है, खुद वोट भी डालना है, खुद को वोट भी डालना है, बिल्कुल। तो ऐसे मामले में बीजेपी के लोग कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते कि कैसे ये बात कहें कि अरे नहीं, विपक्ष के लोग तो एक हैं ही नहीं, इंडिया गठबंधन में बहुत फूट है। लेकिन जो घबराहट दिख रही है सत्तारूढ़ पार्टी में, उससे लगता है कि हालात उसके हाथ में अब नहीं है और अब उसके दिन कम बचे हैं। राजीव जी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और उधर पश्चिम बंगाल का जिक्र करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस बहुत ही कम सीटों पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस और इधर टीएमसी का आधिकारिक रूप से वहां पर कोई सीटों का बंटवारा नहीं हुआ था, एक फ्रेंडली फाइट कह सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और वाम दलों का वहां पर के साथ में गठबंधन हुआ है और कांग्रेस जितनी सीटों पर लड़ी उस हिसाब से वहां पर चुनाव खत्म हो चुके हैं। और अब जो है और मैक्सिमम पार्ट टीएमसी का है और टीएमसी में भी जो कलकत्ता और आसपास की सीटें उस दिन 9 सीटों पर उस दिन मतदान होना है और उसमें बहुत ही मजबूत स्थिति में टीएमसी रही है जो आखिरी फेज है और उसमें चाहेंगी ममता बनर्जी की रहकर वहां पे उस मजबूती को बरकरार रखें। तो ममता बनर्जी नहीं आएंगी, लेकिन उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि इंडिया गठबंधन में वो हैं और सरकार में न रहकर सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। आप याद कीजिए अरविंद केजरीवाल ने भी कहा था कि उस समय मैं सोचूंगा कि सरकार में रहकर समर्थन करना है या सरकार से के बाहर रहकर समर्थन करना है। लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम नेता हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि लिमिटेशन हर जगह है। अगर आप सरकार आपकी आ रही है तो सब चाहेंगे कि नहीं हम ही प्रधानमंत्री बन जाएं और सब चाहेंगे कि हमारे दल से जीते हुए जो सांसद हैं, जो नेता जीत के गए हैं, वही मंत्री बन जाएं। तो फिर एक वाइज डिसीजन जिसे कहते हैं, बुद्धिमत्तापूर्ण जो निर्णय लेने की बात होती है, वो वहाँ पर दिखाई नहीं देगी। इसलिए भी यहाँ पर चाहे पश्चिम बंगाल हो या दिल्ली हो या कई और राज्य जहाँ पर साथ साथ इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है, वहाँ पर आने वाले समय में तस्वीरें कुछ और दिखाई देंगी। लेकिन आज की तारीख में इंडिया गठबंधन को ये लग रहा है कि वो सरकार बनाने जा रही है। 1 तारीख को आगे की रणनीतियों, गतिविधियों और खासकर 4 तारीख की जो काउंटिंग वाला दिन जो है, उस दिन की काउंटिंग पर नजर कैसे लगाई जाए और कैसे एक एक वोट, जैसे कह रहे थे शकील अख्तर जी कि एक एक वोट पर काउंट उस दिन ध्यान रखने की जरूरत है। तो उसको लेकर ये एक अहम मीटिंग होने जा रही है 1 तारीख को। और बहुत पहले से अगर कह रहे हैं राहुल गांधी और उसके बाद उनका साथ देते हुए तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, कल्पना सोरेन, ये तमाम नेता अगर कह रहे हैं कि हम दिल्ली आ रहे हैं और जा रही है मोदी सरकार, तो इसके मायने हैं जिसको आप समझ रहे थे, सुन रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, सुनील शुक्ला जी, शकील अख्तर जी, प्रशांत टंडन जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, जो लगातार अपनी बातों, अपने विचारों से अवगत कराते रहते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं। राजेंद्र बंसोरे साहब हमारे साथ बने हुए हैं और लिख रहे हैं, राजेंद्र बंसोरे जी की हर दिन का गंभीर चर्चा के लिए धन्यवाद। डीबी लाइव गुड नाइट, आपको भी गुड नाइट राजेंद्र बंसोरे साहब। ट्रूथ डज प्रिवेल भी हैं। अब काउंटिंग के दिन सभी इंडिया गठबंधन को अलर्ट रहना होगा, काउंटिंग ठीक से